मैं बस देर रात कुछ खाने के लिए नीचे जाता हूँ और रास्ते में मुझे एक लड़की मिलती है जिसने बेहद आपत्तिजनक कपड़े पहने हुए हैं। उसके शरीर पर अजीब से टैटू हैं। जैसे ही हम एक हाइफन दूसरे के पास से गुजरते हैं, अचानक मेरी नज़र उसकी जुल्फों के पीछे छिपे चेहरे पर पड़ती है। बेला। मैं बिना सोचे समझे उसे आवाज़ देता हूँ। वह लड़की मानो करंट लगने जैसी ठिठक जाती है और धीरे से पीछे मुड़ती है। उसके होंठ थोड़े कांप रहे हैं। री रायन, यह सचमुच तुम हो। तुम इतने बदल गए हो, मुझे लगा मैंने किसी गलत इंसान को देख लिया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। वह समझदारी से अपनी छोटी स्कर्ट के चले हिस्से को थोड़ा नीचे खींचती है। उसका अकड़ा हुआ शरीर यह साफ दिखा रहा था कि वह उस मिनी स्कर्ट को पैंट की तरह खींचने की एक मासूम सी कोशिश कर रही थी। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, सचमुच बहुत लंबा समय बीत गया है। बेला की कतराती हुई आंखों को देखते हुए मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। मेरे सामने जो इंसान है वह मेरी यादों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मेरी यादों वाली बेला की आंखों में सितारे चमकते थे। वह मिलनसार और जिंदा दिल थी। लेकिन मेरे सामने खड़ी यह लड़की डरी, हाइफन सहमी, खुद में सिमटी हुई और अकड़ी हुई है। उसकी आंखों की वह चमक गायब हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि इन सालों में उसके साथ क्या हुआ, वह ऐसी क्यों हो गई है। जब मैं वहां खड़ा होता हूँ तो पुरानी यादें अनियंत्रित होकर दिमाग में दौड़ने लगती हैं। हाई स्कूल के दिनों में मुझे गेम खेलने की लत लग गई थी। मैं अक्सर अपना होमवर्क छोड़ देता था और स्कूल पहुंचते ही उसका होमवर्क कॉपी करने लगता था। उसने कभी मना नहीं किया। कुछ समय बाद मेरा एक बार देखना ही काफ़ी होता था। बेला अपना होमवर्क डेस्क पर रख देती थी और मुझे सीधे कॉपी करने देती। जब भी टीचर मुझे किसी सवाल का जवाब देने के लिए बुलाते थे, वह चुपके से रफ पेपर पर जवाब लिखकर मेरी तरफ बढ़ा देती थी। कभी कभी जब मैं कॉपी करते हुए शिकायत करता था कि सवाल बहुत मुश्किल है, तो वह मेरी तरफ झुककर सवाल पर उंगली रखती थी और मुझे समझाती थी, तुम्हें यहाँ कोसाइन का नियम इस्तेमाल करना होगा। इस हिस्से को देखो। उसके बालों से शैम्पू की हल्की महक आती थी। बदतर से बदतर स्थिति में भी, भले ही बेला की जिंदगी कितनी भी खराब क्यों ना हो गई हो, अपनी उस प्राकृतिक मासूम और नाजुक खूबसूरती के साथ उसे कभी इस हाल में नहीं होना चाहिए था। डरी सहमी, सिर झुकाए हुए, किसी का सामना करने से डरती हुई, जैसे किसी छोड़े हुए पुराने जूते के डिब्बे में दुबकी हुई एक भीगी हुई कामती हुई पिल्ला हो। थोड़ी देर के खालीपन के बाद मैं हकीकत में वापस आता हूँ। क्या तुम यहीं पास में रहती हो? इतनी देर रात अकेले बाहर हो? मैं लंदन नंबर 2 हाई स्कूल के पास रहती हूँ, यहाँ पास में नहीं। वह ऐसे जवाब देती है जैसे किसी स्टूडेंट को क्लास में पाठ सुनाने के लिए बुलाया गया हो। आंखें इधर उधर घूम रही हैं। एक और सवाल पूछूंगा तो शायद वह रो पड़ेगी। मैं तो बस एक सामान्य बातचीत कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आधी रात को उसे परेशान कर रहा हूँ? क्या तुम अब वापस जा रही हो? बेला सिर हिलाती है और बुदबुदाती है, मेरी जगह यहीं पर है। चलो, मैं तुम्हें कार से घर छोड़ देता हूँ। लंदन नंबर 2 हाई स्कूल यहाँ से 2 गलियाँ दूर है, काफ़ी दूर है। नहीं नहीं नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं खुद पैदल वापस जा सकती हूँ। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर मैं कशमकश में पड़ जाता हूँ। सीनियर साल के दीक्षांत समारोह में बेला स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेज पर गई थी। जब उसने भविष्य शब्द कहा था तो उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो सितारों से भरी हों। इतनी दूरी क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मेरे इरादे गलत हैं? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। मुझे आप पर भरोसा है। मैं वह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत नर्वस है। उसके शब्द उलझ रहे हैं और वह लड़खड़ा रही है। बस थोड़ी ही देर का रास्ता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ एक पल रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। बेला मेरी दूर जाती हुई परछाई को देखती है। उसकी सूनी आंखें विचारों में खोई हुई हैं। थोड़ी देर बाद मैं कार लेकर बेला के सामने रुकता हूँ। तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। बेला सोच से बाहर आती है और डरते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ पल के सन्नाटे के बाद बेला असहज होकर पूछती है, मुझ जैसी लड़की आपकी पैसेंजर सीट पर है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। स्टीयरिंग व्हील थामे हुए मैं तिरछी नज़र से देखता हूँ। उसने अपना सिर झुकाया हुआ है, शांत है, मानो उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। हाई स्कूल के बाद हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। बात करने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच एक अनकही दूरी खड़ी है, इसलिए वह इतनी शांत हो सकती है। पुराने दिनों में तुम एक छोटी गौरैया की तरह होती थी, जो बिना रुके चहकती रहती थी, उन अच्छे स्कूल के दिनों को याद करते हुए। मैं खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से हंस पड़ता हूँ। मैं आज दोपहर को ही लंदन सिटी वापस आया हूँ। ऐसा क्या? तो इससे पहले आप कहाँ थे? मैं पढ़ाई के लिए नॉर्थरिज में था और आखिर में मैंने वहीं काम करना भी शुरू कर दिया। चलो, तुम्हें नॉर्थरिज के बारे में बताता हूँ। जैसे जैसे मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ, हमारी बातें और जीवंत हो जाती हैं। पुनर्मिलन का वह अजीबपन धीरे धीरे गायब हो जाता है। हाँ, उस समय तुम हमेशा मेरा होमवर्क कॉपी करते थे। मुझे डर रहता था कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। मार्क्स की बात करें तो क्या तुम्हारे मार्क्स मुझसे ज़्यादा नहीं थे? तुम कौन सी यूनिवर्सिटी गए थे? मैं तुमसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पाई। बेल्ला का शरीर थोड़ा काम जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दबाव नहीं डालता। क्या आप आगे सड़क के किनारे गाड़ी रोक सकते हैं? मैं यहीं रहती हूँ। ज़रूर। जब कार रुकती है तो बेला मेरी तरफ हाथ हिलाती है। मैं अब चलती हूँ, गुड बाय। क्या यह गुड बाय है? ऐसा लगता है कि मैं समय पर फिर मिलते हैं नहीं कह पाता। जब मेरा ध्यान भटकता है तो मैं पहले ही घबरा चुका होता हूँ। यादें वापस आती हैं। हेलो एवरीवन, मैं बेला हूँ। मैं लंदन सिटी की रहने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर रहेंगे। हाय, हम अब से डेस्कमेट्स हैं। क्या तुम्हें मीठी चीज़ें पसंद हैं? लो, एक कैंडी खाओ, झपकी लेना बंद करो। टीचर ने अभी तुम्हारी तरफ कई बार देखा है।
राइन, मुझे दूध पसंद नहीं है। क्या तुम्हें मेरा वाला चाहिए? राइन, तुम्हारे यहाँ सब कैसा चल रहा है? हम एक ही हाई स्कूल में हैं। इसे ही लोग किस्मत कहते हैं। न सिर्फ एक ही क्लास में बल्कि फिर से डेस्क मेट्स। राइन, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया। अगली बार मैं तुम्हें कॉपी नहीं करने दूंगी। राइन, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? राइन, क्या तुम्हें लगता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद फिर मिलेंगे? हकीकत में वापसी। बेला, तुम्हें पता है क्या, इन सभी सालों के बाद भी तुम एक प्रतिशत भी नहीं बदली हो। छोटी से छोटी बात भी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख जाती है। तुम्हारा वह अंदाज ऐसा है मानो तुम मदद के लिए रो रही हो। वह सब क्या है? इस हाल में दिख रही हो। मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने चलना चाहोगी? बेला नाक सिकोड़ती है। बहुत देर हो चुकी है। शायद कोई केक की दुकान खुली नहीं होगी। यहाँ आसपास तो शायद नहीं, लेकिन डाउनटाउन में एक खुली है। इस वक्त तो वहाँ डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। ओके, तो फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। हर थोड़ी देर में आंसू पहुंचती है। मैं अपनी आंखें सीधे आगे सड़क पर रखता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ और ऐसे नाटक करता हूँ मानो मैंने कुछ देखा ही ना हो। इतने सालों तक अलग रहने के बाद बेला का रूप और स्वभाव बहुत बदल गया है, लेकिन उसका पसंदीदा खाना बिल्कुल भी नहीं बदला है। हम डाउनटाउन की केक की दुकान पर पहुंचते हैं। सिवाय इसके कि मालकिन एक अधेड़ उम्र की महिला से बदलकर एक युवा लड़का हो गया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। दुकान की लाइटों के नीचे आखिरकार मैं उस चेहरे को साफ देख पाता हूँ जिसे मैंने इतने समय तक याद किया था। बेला अपना सिर झुकाए हुए ध्यान से केक खा रही है। उसके बाल अभी भी उतने ही खूबसूरत हैं, वह और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। बस उसके मासूम चेहरे पर अब बहुत सारे छोटे-छोटे सामान हैं और उसके पतले गोरे पेट पर टैटू हैं। ये स्टिकर्स हैं। बेला को किसी तरह मेरी नज़र का एहसास हो जाता है और वह अपने पेट के डिज़ाइन को छिपा लेती है। मैं अजीब तरह से मुस्कुराता हूँ। ये अच्छे लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक पल के लिए कहाँ देखूँ, और मेरी आंखें स्वाभाविक रूप से उसके ईयररिंग्स पर टिक जाती हैं। ये चिपकाए हुए। वह झटके से ईयररिंग्स को खींचकर निकाल देती है। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैं अंदर ही अंदर उसके दर्द को महसूस करता हूँ। सिर्फ देखने से ही यह दर्दनाक लग रहा है। फिर लगभग अनैच्छिक रूप से मैं उसके मुंह की तरफ देखता हूँ। उसका सिर गर्म हो जाता है और वह अपना हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाने लगती है। यह महसूस करते हुए कि यह अशोभनीय है, वह तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। यह एक मैग्नेटिक बीड है। घर पहुंचकर मैं इसे हटा दूंगी। वह धीरे से समझाती है, आंसू उसके गालों से बह रहे हैं। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। रुको, मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। बेला के खाना बंद कर देती है। वहां सन्नाटा छा जाता है। तुम खा नहीं रही हो। मैं बहुत बुरी हूं, है ना? उसके हाथ घबराहट में अपनी स्कर्ट के छोर को मरोड़ रहे हैं। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही। हूँ, काफ़ी बुरी हूँ। बेला अपना सिर और भी नीचे झुका लेती है। खाना बर्बाद करना अच्छी आदत नहीं है, जल्दी करो और खाओ। ये बहुत ज़्यादा है। मैं ये सब खत्म नहीं कर सकती। बेला रुकती है, फिर लाल आंखों से मेरी तरफ देखती है। आपको यहाँ के केक बहुत पसंद थे। आप मुझे फर्स्ट ईयर में यहाँ लाए। तुम्हें अभी भी याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब फर्स्ट ईयर शुरू ही हुआ था और हमें क्लासेस में बांटा गया था, तो हम फिर से डेस्कमेट्स बन गए थे। तुम सेलिब्रेट करना चाहती थी। कहा था कि तुम मुझे कुछ अच्छा खिलाओगी। और जब हम यहाँ आए तो तुमने एक नेपोलियन केक खरीदा। हम दोनों के लिए आधा आधा। इतनी कंजूस। मेरी हल्की और मजाकिया बातें सुनकर बेला के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। मेरे पास ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होती थी। मैंने उस केक के लिए बहुत समय तक पैसे बचाए थे। मैंने तब ज़्यादा नहीं सोचा था। मैंने बस सोचा था कि यह बहुत अच्छा है और तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी। मैं सॉरी हूँ। अब माफ़ी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इंसान हमेशा ज़िंदगी भर उन चीज़ों से परेशान रहता है जो वह बचपन में हासिल नहीं कर पाया। उस समय तुम्हें केक डिस्प्ले को हसरत से देखते हुए देखकर मैंने सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें भरपेट केक खिलाऊंगा। तुम आज इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकती। एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। आप अभी भी उतने ही मजाकिया हैं। बेला धीरे से हंसती है। मैं आपकी बात मानूंगी। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। मैं सचमुच पहले के लिए सॉरी हूँ। यह सौम्य विचारशील एहसास बहुत जाना पहचाना है। वह सचमुच बिल्कुल नहीं बदली है। केक के कुछ स्लाइस खाने के बाद बेला का मूड साफ तौर पर बेहतर हो जाता है। बातचीत के दौरान मैं सहजता से उसकी हालिया जिंदगी के बारे में पूछता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, कभी कोई परमानेंट काम नहीं मिला। इन सालों में इकॉनमी बहुत खराब रही है। मैं सोशल मीडिया कंटेंट बनाती हूँ, एक सस्ते किराए के कमरे में रहती हूँ। ये शब्द उसके मुंह से बहुत सहजता से निकलते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा वजन है जो हल्का नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं इशारा समझ जाता हूँ और कुछ शब्दों के बाद विषय बदल देता हूँ। वह डायरी जो मैंने तुम्हें मिडिल स्कूल में दी थी, तुमने उसे अभी तक संभाल कर तो नहीं रखा है ना? बिल्कुल, बहुत पहले ही फेंक दी थी। मैं नहीं जानता कि बेला भूखी है या सिर्फ बात मान रही है, लेकिन वह सचमुच पूरा केक खत्म कर देती है। पेट भर गया। हाँ, आपने कहा था कि मैं आपके साथ खाने आई हूँ, लेकिन आखिर में ज़्यादातर मैंने ही खाया। इसमें कितने पैसे लगे? मुझे पैसे भेज देने दीजिए। मैं तुम्हें अपने साथ खाने के लिए खींच कर लाया और तुमसे पैसे दिलवाऊं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बेला थोड़ा शर्मा जाती है, अपनी तरफ रखे खाली प्लेटों के ढेर को देखती है। अगर तुम चाहती हो तो मुझे ट्रीट देने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। मैं अब यहीं लंदन सिटी में काम करता हूँ। एक कॉल करोगी और मैं आ जाऊँगा। हमेशा अवेलेबल हूँ। वैसे चलो एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। ओह ओके। हम दोनों स्वाभाविक रूप से कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। चलो चले। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थैंक यू। पार्किंग की जगह थोड़ी दूरी पर है। हम बिना कुछ बोले साथ साथ चलते हैं। माहौल थोड़ा अजीब है।
बेला अपना सिर झुकाए रखती है, मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसकी भावनाएं उलझी हुई हैं, वह सचमुच बिल्कुल नहीं बदला है। बस बात यह है कि मैं अब उसे पसंद करने के लायक नहीं रही। लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उसे एक बार और देख पाना, मैं सचमुच भाग्यशाली और संतुष्ट हूँ। काश मैं उसका हाथ पकड़ पाती, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत लालची हो रही है। उसके गाल हल्के से लाल हो जाते हैं, लगभग उसी पल बिना किसी चेतावनी के। मैं हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। बेला का दिल जोर से धड़क उठता है। उसका शरीर ऐसे काम जाता है मानो करंट लगा हो। मैं उसकी तरफ नहीं देखता। मैं सड़क के दूसरी तरफ खड़े कुछ लफंगों को गंभीरता से घूरता हूँ। जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? देखकर नहीं चल सकते, सिर झुकाकर क्या कर रही हो? तुम बस उनके ऊपर चढ़ने ही वाली। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। तुम्हें भी नहीं है क्या? सॉरी। बेला होश में आती है और बार बार माफी मांगती है। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। बस सड़क पर ज्यादा ध्यान दिया करो, सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी। मैं जानता हूँ कि उसके आंसू बहुत जल्दी निकल आते हैं, इसलिए मैं उसे आगे और नहीं डांटता। वापस गाड़ी चलाकर जाने का रास्ता बहुत शांत है। उस लड़की के शर्माने के रंग से माहौल काफी हद तक गर्म हो जाता है। जब हम एक चौराहे पर रेड लाइट की वजह से रुकते हैं, तो बेला अचानक कहती है, मैं हमेशा अकेली रही हूँ, नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कभी कोई नहीं रहा। मैं जानता हूँ बेला का क्या मतलब है। कुछ पल सोचने के बाद मैं सीधे कहता हूँ, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम डेटिंग शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। एडल्ट रिलेशनशिप्स में इन सब खेल की जरूरत नहीं होती। मुझे पसंद क्या, यह कार आपकी है? वह लगभग इसे बोल ही देती है। शब्द उसकी जुबान पर आ चुके थे, लेकिन उसने इसके बजाय सवाल बदल दिया। नहीं, यह मेरे पिता की कार है। बेला वास्तव में कारों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन उसका मानना है कि कारें महंगी होती हैं। उसने यह अचानक इसलिए पूछा क्योंकि वह परोक्ष रूप से मेरी जिंदगी के हालात के बारे में जानना चाहती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के उलट। वह वास्तव में यह उम्मीद करती है कि मेरी परिस्थितियां खराब हों। जैसे ही यह सवाल उसके मुंह से निकला, उसे पछतावा हुआ, क्योंकि मेरी स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह कभी मेरे साथ डेट नहीं कर सकती थी। वह अब किसी रिलेशनशिप के लायक नहीं रही। उसने पहले ही मरने का फैसला कर लिया। और अब यह सब पूरी तरह शांत होने के बाद बेला अपनी आंखें नीची कर लेती है। सॉरी, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। ऐसा नाटक करो मानो मैंने कुछ कहा ही न हो। रुको, तुमने अभी तक मेरी जॉब व सेविंग्स के बारे में भी नहीं पूछा है। तुम पहले ही मुझे नीचा समझ रही हो। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें कभी नीचा कैसे समझ सकती हूँ? तो फिर पूछना जारी क्यों नहीं रखती? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा क्या? मुझे लगा हम डेटिंग शुरू करने वाले हैं। मैंने खामख्वाह अपनी उम्मीदें बढ़ा ली। जल्द ही हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कार फुटपाथ के किनारे रुकती है। एक त्वरित गुड बाय के बाद मैं गाड़ी चलाकर निकल जाता हूँ, लेकिन बियला सड़क के किनारे खड़ी रहती है, उसी दिशा में देखते हुए जहाँ कार गायब हुई थी, खाली नजरों से घूरती हुई, काफी समय तक वहां से जाने के लिए अनिच्छुक। जब बेला अपने किराए के कमरे में वापस आती है, तो पहले ही आधी रात हो चुकी होती है। वह सीधे बिस्तर पर नहीं जाती। इसके बजाय वह छोटे से बाथरूम में घुस जाती है। बेला खुद को साफ करती है और उन आपत्तिजनक कंटेंट फिल्माने के लिए चिपकाए गए टैटू स्टिकर से छुटकारा पाने के लिए खुद को जोर जोर से रगड़ती है। रगड़ने से उसकी त्वचा लाल हो जाती है। एक अजीब से नशे में वह नहीं जानती कि वह कितने समय से धो रही है। अपने बाल सुखाते समय उसकी भावनाएं पूरी तरह से टूट जाती हैं। आंसू बांध तोड़कर निकल आते हैं। वह जोर से रोने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह बस एक हाथ उठाती है, उसकी पीठ को बिस्तर के खिलाफ दबाती है और दीवार के सहारे फर्श पर बेदम होकर फिसल जाती है। शांत सिसकियों से उसके कंधे कांप रहे हैं। वह बहुत कड़वाहट से रोती है। इन सभी सालों में वह जिंदगी की मुश्किलों पर कभी नहीं रोई थी। इस पल तक आंसू उसके दिल से अचानक उमड़ पड़ते हैं, जिन्हें रोकना असंभव है। बेला एक सिंगल पेरेंट फैमिली से थी। जब वह बहुत छोटी थी, तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था। वह अपने पिता के साथ रहती थी। परिवार गरीब था, लेकिन उनका गुजारा काफी अच्छे से हो जाता था। उसके पिता उसके लिए अच्छे थे। कम से कम खाने और कपड़ों की कभी कोई चिंता नहीं थी। वे दिन तब तक चले जब तक उसने हाई स्कूल पास नहीं कर लिया। उस दिन बेला एक अनाथ हो गई। उसके पिता से उसे जोड़ने वाली आखिरी चीज कर्ज का वह पहाड़ था जो वह उसके लिए छोड़ गए थे। इसलिए वह कॉलेज नहीं गई। वह कर्ज चुकाने के लिए बाहर काम करने चली गई। जब किसी के पीछे सपोर्ट होता है, तो खूबसूरती सोशल फेवर पाने का एक जरिया होती है। जब कोई पूरी तरह अकेला होता है, तो खूबसूरती एक मौत की सजा बन जाती है। हर जगह नर्क थी। बाहर भटकने और काम का कोई रास्ता न मिलने के बाद वह इस जांची पहचानी जगह पर वापस आ गई। उसने सबसे सस्ता किराए का कमरा ढूंढा, जिसमें सिर्फ एक फ़ोन था और कुछ सौ युआन का खाना, किराया, बिजली पानी, हर महीने कर्ज की वसूली। इन सब ने हर कदम को एक संघर्ष बना दिया। जब वह आगे लोगों का सामना नहीं कर सकी, तो वह स्वाभाविक रूप से इंटरनेट के जालों में फंस गई। माना जाता है कि दिन में 2 घंटे बिताने से महीने में 10,000 से ज़्यादा आसानी से कमाए जा सकते हैं। उसने स्टडी मटेरियल्स खरीदने में बहुत खर्च किया। 3D मॉडलिंग, डिजिटल आर्ट, वेब नॉवेल्स, वीडियो एडिटिंग। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह कर सकती। सुबह से रात तक पढ़ाई करना, काम का बोझ बाहर काम करने से कहीं ज़्यादा भारी था। उसने बहुत बड़ा समय इन्वेस्ट किया, फिर भी कमाई बिजली के बिल को भी कवर नहीं कर सकी। आखिरी टर्निंग पॉइंट एक लाइव स्ट्रीम के दौरान आया, जब किसी ने उससे आपत्तिजनक कंटेंट बनाने के लिए कहा। भारी कर्ज, बकाया किराया, इतनी गरीबी कि उसे अपने पीने के पानी का भी बजट बनाना पड़ता था। काफी समय तक तड़पने के बाद आखिरकार बेला ने कोशिश करने का फैसला किया। उसका रूप रंग काफी अच्छा था और उसने काफी दर्शकों को आकर्षित किया।
प्रोग्रेस धीमी थी, कमाई कम थी, लेकिन उसने सचमुच पैसे कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी पल से उसका दिल पहले ही मर चुका था। इसी तरह कई साल बीत गए। आज रात वह आखिरी वीडियो था जिसे बेला फिल्म करने वाली थी। कल कमाई क्लियर हो जाएगी और वह कर्ज का आखिरी हिस्सा चुका सकेगी। उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले। वह उस केक को खरीदने के लिए 2 गलियां दूर भागी, जिसकी उसे तीव्र इच्छा थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुकान बंद थी और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वापस आते समय रास्ते में उसकी मुलाकात मुझसे हो जाएगी। इन सभी सालों में, अपने सबसे दर्दनाक पलों में भी, वह अक्सर हमारे साथ बिताए स्कूल के दिनों को याद करती थी। वे यादें वह रोशनी थी जो उसे अंधेरे सालों से गुजरने की ताकत देती थी। वह अक्सर कल्पना करती थी कि मरने से पहले मुझे एक बार देख पाना कितना अच्छा होगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हकीकत उसे इस तरह अचानक पकड़ लेगी। उसने मुझसे दोबारा मिलने के अनगिनत दृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन आज रात जैसा कभी नहीं। बेला नहीं जानती कि वह कितने समय तक रोती है। थककर वह बिस्तर पर जाने के लिए तैयार होती है। अचानक उसके तकिए के पास रखे पिहोन में एक नोटिफिकेशन की घंटी बजती है। वह उसे उठाती है और मेरी तरफ से एक मैसेज देखती है। आज रात तुम्हारे साथ केक खाकर बहुत अच्छा समय बीता। तुम शायद पहले ही सो चुकी होगी। मुझे यह सुबह भेजना चाहिए था। केक सचमुच बहुत अच्छा था, थैंक्स। मैं राहत की सांस छोड़ता हूँ। मैं ये पूछने के लिए एक और मैसेज भेजने ही वाला हूँ कि क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं। तभी बेला की तरफ से एक इनविटेशन आता है। क्या तुम कल फ्री हो? मैं रुक जाता हूँ। हमारे अलग होने से पहले उसने कहा था कोई रिलेशनशिप नहीं, और अब वो मिलने के लिए कह रही है। इसका क्या मतलब है? मैं तुरंत वापस एक क्वेश्चन मार्क भेजता हूँ। आपने मुझे केक खिलाया था, क्या मैं आपको खाना खिला सकती हूँ? मुझे बात समझ में आती है। ओह, वह एहसान चुका रही है। जरूर। उसकी तरह के कमरे के अंदर बेला का दिल तेजी से धड़क रहा है। किसी को पहली बार डिनर पर बाहर बुलाने में उसकी पूरी हिम्मत लग गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मेरे ऊपर एक बेहतर प्रभाव छोड़ना चाहती है। कम से कम आज जैसा तो बिल्कुल नहीं। मरने से पहले यह उसकी इकलौती इच्छा है। किराए के कमरे में तड़के सुबह बियला खिड़की के पास बैठती है। पिछले हर एक कर्ज पुनर्भुगतान मैसेज को बारीकी से देखती है। आखिरी वाला चुका दिया गया है। वह रात भर बमुश्किल सोई कमाई के क्लियर होने का इंतजार करती रही। उसने तुरंत आखिरी कर्ज चुका दिया। वह अपना बैलेंस खोलती है और उस पर एक नज़र डालती है। 1,000 युआन से थोड़े ज़्यादा बचे हैं। काफ़ी है। आज रात डिनर के बाद, मेरे ऊपर थोड़ा बेहतर प्रभाव छोड़ने के बाद, वह वापस आ सकती है और इसे ख़त्म कर सकती है। बेला ने पहले ही कमरे के कोने में कोयले का एक तसला रख दिया है। कमरे के अंदर जो कपड़े और प्रॉप्स वह आपत्तिजनक कंटेंट के लिए इस्तेमाल करती थी, वे सब बक्सों में पैक हैं। अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं होगी। अजीब बात है, भले ही वह मरने वाली है, लेकिन उसका मूड असामान्य रूप से हल्का महसूस हो रहा है। इस बीच मैं बेला के साथ कल रात का अपना चैटलॉग खोलता हूँ। मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ उतना ही कुछ गड़बड़ महसूस होता है। कल बेला की स्थिति, आंखें घूमना, सिमटना। वह ऐसी इंसान नहीं लगती जो लोगों को खाने के लिए बाहर बुलाए। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह डिनर एक विदाई है? यह देखते हुए कि समय हो चुका है, मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और बेला को मैसेज करता हूँ। हमें डिनर के लिए कहाँ चलना चाहिए? मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। तुम तय करो। मुझे अचानक कुछ सूझता है और मैं वापस टाइप करता हूँ। तो फिर चलो बारबेक्यू वाली जगह चलते हैं। यह तय होने के साथ ही मैं अपना फ़ोन जेब में रखता हूँ और निकलने के लिए तैयार होता हूँ। अगर वह अभी भी वैसी ही है जैसी हाई स्कूल में थी, तो उसके मन में क्या चल रहा है, यह उगलवाने का एक परफेक्ट तरीका है। मैं बेला के घर के नीचे पहुंचता हूँ और उसे मैसेज करता हूँ, मैं नीचे हूँ। अपनी योजना के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि लड़कियों को तैयार होने में आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पल भर में ही मैं अपना सिर घुमाता हूँ और बेला को आते हुए देखता हूँ। कल रात की तुलना में उसने आज बहुत सादे कपड़े पहने हैं। चेहरे या कानों पर कोई एक्सेसरीज नहीं है। पूरा लुक एकदम साफ और फ्रेश है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो हाई स्कूल में वापस आ गए हों। बेला दौड़ कर आती है। सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। सांसें थोड़ी अनियमित हैं। सॉरी, आपको इंतजार कराया। हमारी आंखें मिलती हैं और उसकी नज़रें जल्दी से हट जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ, चलो आगे चलो। वह चुपचाप मेरे बगल में चलती है। मैं उसे तिरछी नज़र से देखता हूँ और देखता हूँ कि उसके हाथ उसकी शर्ट के निचले हिस्से को मरोड़ रहे हैं। वह अकड़ी हुई और असहज है। मैं एक शांत सांस छोड़ता हूँ। अगर उन कतराती हुई आंखों और उन अकड़ी हुई छोटी हरकतों को छोड़ दिया जाए, तो मैं सचमुच विश्वास कर लेता कि वह सीधे हाई स्कूल से बाहर कदम रख कर आई है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इन सालों में वह किस दौर से गुजरी है कि वह वैसी बन गई जैसी अब है। थोड़ा चलने के बाद बेला अचानक पूछती है, क्या मैं क्या मैं आज कल से थोड़ी बेहतर लग रही हूँ? मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ, उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ और अपना फैसला सुनाता हूँ। कल भी अच्छी लग रही, बस यह है कि आज का यह आउटफिट तुम पर ज़्यादा सूट कर रहा है। बिल्कुल हाई स्कूल वाली तुम्हारी तरह। बेला मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती। बस उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हाई स्कूल वाली मेरी तरह। हम कुछ छोटे कबाब ऑर्डर करते हैं। क्या थोड़ा पीना चाहोगी? बेला रुकती है, परेशान दिखती है। आज रात का मकसद आखिर में उसके ऊपर एक बेहतर प्रभाव छोड़ना था। अगर उसने अपना मजाक बनवा लिया तो इसका उल्टा असर होगा। यह ठीक नहीं रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा। आप पीजिए, फिर मैं आपके लिए डाल दूंगी। अकेले पीना अजीब लगता है। मेरे साथ थोड़ी पियो। मेरी टॉलरेंस बहुत कम है क्या?
डर रही हो कि शराब के नशे में मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा लूँगा, तो फिर मुझे कसम खाने दो। अगर मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा करूँ, तो मेरा वो मतलब नहीं था। अपनी घबराहट में बेला कसम खाते हुए मेरे हाथ को अपनी हथेली से ढक लेती है। अचानक हुए इस शारीरिक संपर्क से हम दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। मैं आपके साथ पीऊँगी, बस इस तरह की कसम मत खाइए, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसकी आँखों को बहकते हुए देखकर मुझे विश्वास नहीं होता। सिर्फ़ आधा कैन और वह पहले ही नशे में है। यहाँ 2 लाइन क्यों है? क्या आप मुझे 1 दे सकते हैं? नहीं, उसे बाँट नहीं सकता। बेला का छोटा-सा मुँह सिकुड़ जाता है, कंजूस। यह देखकर कि बेला बमुश्किल खड़ी हो पा रही है, मैं उसे सँभालने के लिए जल्दी से खड़ा होता हूँ। लेकिन बेला मुझे पीछे धकेल देती है। मुझे मत छुओ, मैं गंदी हूँ। मैं तुम्हें गंदा कर दूँगी। मुझे मत छुओ, मैं रुक जाता हूँ। गंदी। बेला मासूमियत से सिर हिलाती है। हूँ, मैं गंदी हूँ। सॉरी मेरे सामने खड़ी उस लड़की को धुंधली आँखों से देखते हुए, जो अभी भी मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है, मैं मुस्कुराता हूँ। तुम गंदी कैसे हो? मैं बस हूँ। ओके, गंदी ही सही, मुझे परवाह नहीं है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बियला अचानक पीछे मुड़ती है। कोई बात नहीं, फ़र्क पड़े या ना पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं घर जा रही हूँ। वह सड़क के किनारे लड़खड़ाते हुए वापस जाने लगती है। मैं उसके पीछे तेज़ी से जाता हूँ, उसकी बगल में रहकर उसे गिरने से बचाता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे घर ले जाने के लिए थैंक्स। यह कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, तुम किसी को नहीं बता सकते। क्या सीक्रेट? कल रात मैंने उस इंसान को देखा जिसे मैं पसंद करती हूँ। ब्रायन। बेला अविश्वास से देखती है उसके चेहरे पर आपको कैसे पता चला वाला भाव है। तो उसके साथ डेट क्यों नहीं करती? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं अब उसके साथ डेट करने के लायक नहीं रही। मैं अच्छी नहीं हूँ। तुम अच्छी कैसे नहीं हो? मैं हर तरह से अच्छी नहीं हूँ। ओके, पूछना बंद करो। बेला सचमुच नशे में सच बोलती है, लेकिन वह जो कुछ भी कहती है वह अस्पष्ट है। जब मैं यह सोच ही रहा हूँ कि पूछना कैसे जारी रखूं, तभी बेला अचानक अपनी बाहें फैलाती है और एक खास रात के साथ कहती है, मैं रोना चाहती हूँ, पागल होना चाहती हूँ, जरूर। वैसे भी सड़क पर कोई नहीं है। बियला पीछे मुड़ती है, अपने गाल फुलाती है और मेरी तरफ 2 बार फूंक मारती है। यह हवा है ओ, तो फिर दुनिया की सारी हवा तुम्हारी है। कोई इसके लिए तुमसे नहीं लड़ेगा। मेरा जवाब सुनकर बेला खुशी से हंस पड़ती है। वह मुड़ती है, चलते हुए लड़खड़ाना जारी रखती है। बाहें पूरी खुली हैं, चलते-चलते गुनगुनाती है। मुझे पहाड़ चाहिए, मुझे समंदर चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। अगर तुम्हें प्यार ही चाहिए, तो जाओ उस राइन को ढूंढो जिसे तुम पसंद करती हो और उसके साथ डेट करो। ठीक उसी समय हम एक स्ट्रीट लाइट के नीचे चलते हैं। पीला लैंप पूरी सड़क को रोशन कर देता है। बेला धीरे-धीरे चलना बंद कर देती है, पीछे मुड़ती है, अपना सिर झुकाती है और मुझे एक मासूम सी मुस्कान देती है। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें आंसू से चमक रही हैं। बस मजाक कर रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ। उस पल में हवा पूरी तरह शांत हो जाती है। मुस्कान मेरे चेहरे पर जम जाती है। बेला नशे में झूठ नहीं बोलती। मैं जानता हूँ बेला मुझे पसंद करती है। मैं हमेशा से जानता था, लेकिन मिडिल स्कूल और हाई स्कूल डेट करने का समय नहीं था। मैं उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे सका। मैं सिर्फ अनदेखा करने का नाटक कर सका। मैं उसे पसंद करता था, इसलिए मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैंने ग्रेजुएशन के बाद प्रपोज करने का प्लान बनाया था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे कभी संपर्क नहीं कर सका। मुझे हमेशा इसका पछतावा रहा, लेकिन कोई अफ़सोस नहीं, भले ही मुझे इसे दोबारा करना पड़े। मैं कभी भी उस स्टेज पर जब पढ़ाई सबसे पहले आती है और दिमाग पूरी तरह परिपक्व नहीं होता, जल्दबाजी में प्रपोज़ नहीं करता। यह कायरता नहीं है, ज़िम्मेदारी है। संयम रखना वासना में बह जाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। मैं अपने सामने खड़ी लड़की को अब पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। कल कार में ऐसा लगा कि वह मुझ में इंटरेस्टेड थी। इसलिए मैंने पूछा कि क्या वह डेट करना चाहती है। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज नशे में उसने बाहर आकर कहा कि वह मुझे पसंद करती है। पसंद करती है, लेकिन मुझे रिजेक्ट करती है। यह किस तरह की बात है? अब अचानक वह कहती है कि वह मरने वाली है। यह सब क्या है? जब मैं वहाँ स्तब्ध खड़ा होता हूँ, तो बेला का बायाँ पैर दाहिने पैर से टकरा जाता है और वह एक अनाड़ी बच्चे की तरह सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। मैं तुरंत होश में आता हूँ और दौड़ कर जाता हूँ। जैसे ही मैं करीब पहुँचता हूँ, मैं उसे मूर्खता से मुस्कुराते हुए पाता हूँ। मुझे अपनी बगल में आते देखकर वह मुझसे सवाल करती है, क्या आपने अभी मुझे ट्रिप किया? मैं उसे उठाने में मदद करता हूँ। जैसे ही बेला खड़ी होती है, वह एक छोटे बच्चे की तरह बात करती है। यहाँ दर्द हो रहा है। मैं बैठना और आराम करना चाहती हूँ। वहाँ एक बेंच है। चलो वहाँ बैठते हैं। जब हम आराम करते हैं मानो बस बातचीत कर रहे हों। मैं पूछता हूँ, तुमने कहा कि तुम मरने वाली हो। तुम्हारा क्या मतलब था? बेवकूफ़, मरने का मतलब मरना होता है। क्या तुम किसी चीज़ से बीमार हो? बीमार तो आप हैं। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम मरने वाली हो? बेला अपना चेहरा उठाती है और मुझे खिलखिलाकर मुस्कुराती है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं घर जाकर चुपचाप मर जाऊंगी ताकि किसी को पता ना चले, और तुम मरने का प्लान से बना रही हो। बेला उस छोटे से प्लान को सामने रखती है जो वह इतने समय से बना रही थी। मुझे सब कुछ बताती है और मुझे इसे एक सीक्रेट रखने की याद दिलाती है। मैं उससे पूछता हूँ कि वह क्यों मरना चाहती है। वह सिर्फ अपना सिर हिलाती है, आगे और कुछ कहने के लिए अनिच्छुक। अब जाकर मैं पूरी तरह समझ पाया हूँ। डरी सहमी फिर भी मुझे पहले खाने के लिए बाहर बुलाना, मुझे पसंद करना लेकिन मुझे रिजेक्ट करना, यह सब इसलिए है क्योंकि आज रात वह इस दुनिया को छोड़ने वाली है। यह विचार मुझे डर से भर देता है। अगर मैं आज रात उसके साथ बाहर नहीं आया होता, तो शायद मैं इस जिंदगी में उसे फिर कभी नहीं देख पाता।
यह नासमझ लड़की मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं देती। मैं नशे में धुत बेला को अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। धीरे धीरे उसकी बिल्डिंग के नीचे तक चलता हूँ। मैं उसे नीचे उतारता हूँ। ठीक तभी एक ठंडी हवा पास से गुजरती है। बियला अपनी भौहें सिकोड़ती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं भारी हूं, है ना? क्या आपका घुटना अभी भी दर्द कर रहा है? मैं पहले वास्तव में चेक नहीं कर पाई। यह ठीक है, सॉरी। माफी मांगने की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद था। अजनबियों की तरह बर्ताव मत करो, वह बात नहीं है। वापस जाते समय सुरक्षित रहिएगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, कुछ नहीं कहता। बेला मेरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी आंखें नीची कर लेती है। क्या मैं आपसे कल मिल सकती हूँ? मुझे कल कुछ काम है। परसों? तब भी बिजी हूँ। उसके अगले दिन? बेला अपना सिर झुकाए रखती है, हाथ बगल में बेजान लटके हैं। उसके अगले दिन? अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, अगले आधे महीने। मैं और तेजी से बोलता हूँ, बेला के पहले से ही नाजुक दिल के तारों पर दबाव डालता हूँ। क्या मैंने नशे में आपसे कुछ कहा था? तुमने कहा था कि तुम आज रात मरने वाली हो। बेला अपना सिर उठाती है और मेरी आंखों में देखती है। इस बार बिल्कुल भी कतराना नहीं, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें मिलती हैं, बेला की आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं और गालों से बहने लगते हैं। वह तो बस नशे की बातें थी। क्या तुम्हें लगता है मैं उस पर यकीन करूंगा? आप यकीन करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस जा रही हूँ। बेला जाने के लिए मुड़ती है। मैं जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। तुरंत उसके अंदर मानो कोई स्विच ऑन हो जाता है। वह झटके से मेरा हाथ छुड़ाती है और मुझ पर चिल्लाती है, मैंने कहा ना कि वह बस नशे की बातें। मेरे मामलों में दखल मत दीजिए। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझ पर हंसना मत। बेला आंसू रोकती है, कोई जवाब नहीं देती। सच तो यह है कि इन सभी सालों में मैंने अक्सर तुम्हारे बारे में सोचा है। जब मैं खाना खाता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या तुम अभी भी इतनी नासमझ हो कि खाने की जगह डेजर्ट खा लेती हो। क्लास में मैं सोचता हूँ कि क्या तुम भी क्लास में हो। काम पर मैं सोचता हूँ कि क्या तुम्हारे बॉस की भी अनथीन मीटिंग्स होती हैं। इतनी बार जब मैं सर्टिफिकेशन एग्जाम्स की वजह से मानसिक रूप से थक जाता था, काम से निराश होता था, तन और मन से टूट जाता हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता था कि तुम अभी क्या कर रही होगी। मैंने तुम्हें अपनी उम्मीद बना लिया था। इस मोड़ पर बेला अपना सिर झुकाती है और मुझे बीच में ही टोक देती है। लेकिन मैं तो कॉलेज भी नहीं गई। मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकती। मेरा कोई टीचर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, डेजर्ट के लिए फालतू पैसे नहीं है। मैं तो एक चूहे की तरह हूं जो किराए के उस कमरे में दुबका रहता है जहां बारिश के दिनों में फफूंदी की बदबू आती है। मैं तो बमुश्किल सूरज की रोशनी भी देख पाती हूँ। मैं किसी का इमोशनल एंकर नहीं हूँ। मैं यकीनन आपकी उम्मीद नहीं हूँ। बेला की आवाज छोटी और छोटी होती जाती है। आंसू की बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। उसकी सिसकियों को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। बेला भागने के लिए मुड़ती है। मैं जल्दी से उसे पकड़ लेता हूँ। वह रोते हुए भीख मांगती है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस हाल में देखें। मुझे वापस जाने दीजिए। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल दुखता है। फिर मैं उसका पहले वाला फोन निकालता हूँ और उसे वापस थमा देता हूँ। जब मैं कॉल करूंगा तो मैं ठीक नीचे ही रहूंगा। तुम्हें जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें ढूंढने ऊपर आ जाऊंगा। बेला फोन लेती है और रोते हुए जवाब देती है। तभी मैं उसे जाने देता हूँ। मैं उसे सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए देखता हूँ। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, बेला अपनी सिसकियां और नहीं रोक पाती। दरवाजे के सहारे टिककर वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ ही मिनटों में वह इतनी बुरी तरह रोती है कि उसकी सांसें रुकने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा जाता है। तभी उसका फोन बजता है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह उठाती है। उसकी दबी हुई आवाज कहती है, हेलो, अब बेहतर लग रहा है? मैं हमेशा ठीक रही हूं, है ना? तुम हमेशा ठीक रही हो। एक संक्षिप्त सन्नाटा। बेला एक छोटे से गैप से मुझे नीचे देखती है। बाहर सचमुच काफी ठंड है। मैं अब ठीक हूं, आप घर जा सकते हैं। नहीं ठंड है, घर जाओ। मैं वह काम नहीं करूंगी। तुम इतनी जल्दी अपना मन बदल लेती हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने अपनी जुबान कब तोड़ी है? मिडिल स्कूल में ही भूल गई। मैं जानबूझकर बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। स्वाभाविक रूप से उसे मिडिल स्कूल के बारे में बात करने में खींचता हूँ। मानो हम फिर से डेस्क हाइफन मेट्स हों, जिनके पास हर दिन कहने के लिए अंतहीन बातें होती थीं। इससे पहले कि हमें पता चले, सुबह करीब आ जाती है। जिस अचानक आत्मीय तरीके से मैं उसे संबोधित करता हूँ, उससे उसके कान लाल हो जाते हैं। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन उसका दिल गर्म महसूस करता है। उसे उसके द्वारा उस नाम से पुकारा जाना बहुत पसंद है। मैं पूरी रात सड़क के किनारे बैठकर सुबह के आसमान को देखता हूँ। मेरा दिमाग बेला के पुराने अंदाज से भरा हुआ है। मैं एक ऐसा सुकून महसूस करता हूँ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बेला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बेला का दिमाग उलझन में है। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। क्या वह मेरे साथ डेट करना चाहती है? बेशक उसने इसका सपना देखा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे लगता है कि उसने बहुत पहले ही मेरे साथ डेट करने का हक खो दिया है। फोन पर उसके होंठ कांपते हैं और वह कहती है जो उसके दिल का मतलब नहीं है। सॉरी, मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं। बेशक, अगर तुम स्वीकार नहीं करती हो तो ठीक। आखिरकार डेटिंग आपसी होती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। हूँ, आगे कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं नहीं जानता कि इन सालों में तुम किस दौर से गुजरी हो, लेकिन भविष्य बहुत लंबा है। अतीत में मत सड़ो। सच तो यह है कि मैं काफी मतलबी हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए जीना कितना दर्दनाक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। बेल्ला,
तुम मेरी उम्मीद हो और मैं सचमुच सचमुच उम्मीद करता हूँ कि मेरी उम्मीद के पास उम्मीद हो। एक रिलेशनशिप में चीज़ों को छिपाना एक बुरी बात है, लेकिन जब मैंने इतना कह दिया तो बेला एक तरह के बेपरवाह संकल्प के साथ अपना मन बना लेती है। वह अपने अतीत को छिपाने और मेरे साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। इसके अलावा वह अंत तक ईमानदार रहेगी, इसकी भरपाई करने के तरीके ढूंढेगी और मेरे साथ दोगुना अच्छा बर्ताव करेगी। यह सोचते हुए वह कॉल काट देती है। नीचे मैं अचानक कटे हुए कॉल को खाली नजरों से देखता हूँ। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। क्या मेरी कही बातों ने उसे उस हद पार धकेल दिया? बिना ज्यादा सोचे समझे मैं ऊपर जाने ही वाला हूँ। अचानक एक लड़की मुस्कुराती हुई मेरे बगल में आकर खड़ी हो जाती है और मेरी तरफ देखती है। सॉरी आपको इंतजार कराया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ। क्या साथ में ब्रेकफास्ट करना चाहोगी? सुबह हो चुकी है। तुम क्या खाना चाहती हो? मेरी तरफ से टी रीट। मैं अपने सामने खड़ी लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। सोचता हूँ कि कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो नहीं देख लिया। कल ये वही लड़की थी जो मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेती थी। एक रात अलग रहने के बाद वह इतनी कैसे बदल गई? यह देखते हुए कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बेला फिक्र के साथ पूछती है, क्या आपको ठंड लग गई है? भूख नहीं है? नहीं, बस सोच रहा हूँ कि क्या खाया जाए। वहाँ एक जगह है जहाँ सोया मिल्क और फ्राइड डो स्टिक्स मिलते हैं। चलो वहाँ चलते हैं। जैसा तुम कहो। बेला आज्ञाकारी रूप से मेरे बगल में चलती है। ब्रेकफास्ट के मैं बेला को घर छोड़ देता हूँ। वह रात भर नहीं सोई है। मैं सुझाव देता हूँ कि वह थोड़ा आराम कर ले। वह आज्ञाकारी रूप से सहमत होती है। थोड़ा चलने के बाद चुपचाप चल रही बेला अचानक कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैं हैरान होकर रुक जाता हूँ। शर्माते हुए वह धीरे से दोहराती है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। मैं मजाक करता हूँ। मैंने कल रात प्रपोज किया था। यह सुबह वाला मान्य नहीं है। बेला घबरा जाती है, बार बार माफी मांगती है। सॉरी, कल रात मेरी ही गलती थी। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं। रिलेशनशिप्स के लिए आपसी भावनाओं की जरूरत होती है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं क्या करूं? आखिरकार मैंने जिंदगी भर उसके साथ रहने के लिए अपने अतीत को छिपाने का मन बना लिया था, और अब वह कहता है कि वह मुझे पसंद नहीं करता। मैं सचमुच सॉरी हूं। मैं माफी मांगती हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस अपडेट नहीं करना चाहता। मैं चुपके से उसके बदलते हाव भाव देखता हूँ, उसे तंग करना जारी रखता हूँ। अचानक बेला हाथ बढ़ाकर मेरी आस्तीन पकड़ लेती है। मैं हाँ कहने से पहले उसे थोड़ा और परेशान होते हुए देखने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। तुम क्या कर रही हो? वह अपनी नजरें मेरी आंखों पर टिका देती है। धीरे से अपना होंठ काटती है। अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है, हकलाते हुए, साफ तौर पर नर्वस है। मैं मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? चूंकि कल रात का प्रपोजल मान्य नहीं है, इसलिए अब मैं प्रपोज करूंगी। एक पल के ठहराव के बाद मुझे उसका लॉजिक समझ में आता है। मिस बेला, क्या आपको पता है कि आपका दिमाग बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है? मैं अनैच्छिक रूप से हंस पड़ता हूँ, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच मनोरंजन के लिए। तो प्रपोज किए जाने पर ऐसा महसूस होता है। मुझे इस बारे में सोचने दो। बेला को लगता है कि उसे रिजेक्ट किया जाने वाला है। आंसू फूटने के लिए तैयार है। वह रुकने के लिए कुछ भी कहना शुरू कर देती है। प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। कोई अतिशोक्ति नहीं। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाऊं, उसके आंसू बस बहने लगते हैं। इतना ही नहीं, वह यह कहते हुए घुटनों के बल बैठने लगती है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। भाग्यवश मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। मैं उसे पकड़ता हूँ और रोकता हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम बार बार घुटनों के बल बैठने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे पास आपको रोकने का कोई तरीका नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम घुटनों के बल बैठ जाओगी तो मुझे हाँ कहना ही पड़ेगा? खुद को गलत समझे जाने पर बेला सुन्न होकर अपना सिर हिलाती है। उसके आंसू और तेजी से गिरते हैं, अनियंत्रित होकर फूटने ही वाले हैं। मैं उसे और चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। गंभीरता का नाटक करते हुए मैं कहता हूँ, अगर तुम रोना बंद कर दोगी तो मैं हाँ कह दूंगा। वह रुकती है, फिर जल्दी से अपना हाथ उठाती है और बेतरतीब ढंग से अपने आंसू पोंछती है। मैं नहीं रो रही हूँ। मैं नहीं रो रही हूँ। मैं उसे एक टिश्यू पेपर देता हूँ। वह उसे लेती है और पोंछते हुए पूछती है, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? क्या मैंने पहले ही हाँ नहीं कह दिया? बेला नाक सिकोड़ती है, समझ नहीं पाती क्या कहे, और कुछ अजीब तरह से बोल पड़ती है, थैंक यू। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। बेला नहीं जानती कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ, लेकिन मेरी मुस्कान की चपेट में आकर वह भी बिना वजह जाने हंसने लगती है। रोना और हंसना, हम दोनों लगभग पागल लोगों की तरह हैं। हम कुछ देर ऐसे ही हंसते हैं। बेला पहले रुकती है, मैं भी धीरे धीरे रुक जाता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ। एक एक शब्द करके मैं कहता हूँ, बेला, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप भीख मांगे। हम एक दूसरे को चुनते हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। बूम। मेरे लिए खुला बेला का दिल इस पल में बुरी तरह प्रभावित होता है। उसे याद नहीं है कि वह घर कैसे पहुंची। जब वह होश में आती है तो वह पहले से ही बिस्तर पर लेटी है, चेहरा लाल है, बिना किसी नींद के कंबल को गले लगाए हुए है। मेरे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे हैं। हम एक दूसरे को चुनते हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके लिए वे शब्द लगभग नियमों के खिलाफ हैं। बेला का दिमाग अब सिर्फ मुझसे भरा हुआ है। उसे लगता है कि वह पिघल रही है। वह मेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। सोचते और सोचते हुए बेला एक गहरी नींद में सो जाती है।
हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद से वह कभी भी इस तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए नहीं सोई थी। उसके सपने नीरस, अंतहीन अंधेरे हुआ करते थे। उस अंधेरे की परछाइयां उसे लगातार तड़पाती थीं, उसे झकझोरती थीं, उसे सोने से डर लगता था। यह इतना बढ़ गया था कि वह अनिद्रा से पीड़ित हो गई थी। लेकिन अब वह चैन से सो रही है, अगले दिन का लंच और डिनर छोड़ देती है। यह नींद दोबारा सोने का समय होने तक चलती है। सपने और हकीकत में अंतर न कर पाने के कारण जागने पर बेला सबसे पहले अपना फोन चेक करती है। उस हास्यास्पद रूप से लंबी कॉल ड्यूरेशन को देखने के बाद ही वह आखिरकार शांत होती है। वह बहुत डरी हुई थी। यह सिर्फ एक सपना था, कोई वास्तविक पुनर्मिलन नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा उसकी आत्मा को ले जाने के आखिरी पलों में बस एक क्षणभंगुर सपना था। शुक्र है वह डर अनावश्यक था। जो कुछ भी हुआ था वह सपना नहीं था, वह सचमुच रायन के साथ है। मंडे, आसमान गहरा नीला है, नजरों में एक भी बादल नहीं है। मैं रिपोर्ट करने के लिए सुबह सुबह नई कंपनी में जाता हूँ। इस समय एचआर मैनेजर जोएन ऑफिस में अपना मेकअप ठीक कर रही हैं। आज नए कर्मचारियों का इंटरव्यू लेने के अलावा उनके पास एक और महत्वपूर्ण काम है। मुख्यालय से एक प्रमुख प्रतिभा को भेजा जा रहा है, यह कहते हुए कि वे उसका विकास चाहते हैं। ऊपर से आए आदेशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। समय चेक करते हुए वह व्यक्ति जल्द ही आने वाला होगा। जोएन तेजी से इंटरव्यू ऑफिस की तरफ बढ़ती हैं। उन्हें एक और चिंता है। विभाग में वह प्रोग्रामर विवियन, उसके काम के कौशल ठीक ठाक हैं, लेकिन समस्या उसकी पर्सनल लाइफ है। यह सोचते हुए जोएन जल्दी से सेक्रेटरी के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचती हैं। दरवाजे पर उन्हें अंदर लोगों के बात करने की हल्की आवाज सुनाई देती है। एक पुरुष, एक महिला। उनका दिल बैठ जाता है। सचमुच, क्या मैं आज इतनी अनल की हूँ? मुख्यालय ने जिसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखने को कहा था, क्या वह बर्बाद होने वाला है? जोएन, आप वापस आ गई। जोएन, मैंने आपके लिए एक इंटरव्यू लिया है। मैं आपको बताती हूँ, आप इस वाले से निश्चित रूप से खुश होंगी। रुको, क्या मुख्यालय द्वारा भेजा गया व्यक्ति मैं नहीं था? जोएन अच्छे मूड में नहीं है। वह अपने बगल में मंडरा रही विवियन को इग्नोर करती हैं और मेरी तरफ देखकर पूछती हैं, रायन सही कहा ना? हाँ, अच्छा मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हारी भूमिका और काम सौंपने के बारे में समझाने दो। अब विवियन भ्रमित है। मैनेजर पहले से ही रायन को कैसे जानती हैं और वह कह रही है कि वह व्यक्तिगत रूप से उसकी पोजीशन अरेंज करेंगी। पहली जैसी स्थिति में वह पीछे चलती है। जे ओएन पीछे मुड़ती है। विवियन, तुम अपने डेस्क पर वापस जा सकती हो। इंटरव्यू देने वाला चला गया। सुबह के लिए इंटरव्यू खत्म हो गए हैं। ओह ओके। विवियन हम दोनों को जाते हुए देखती खड़ी रहती है। जोएन ने कहा कि इंटरव्यू देने वाला चला गया, जिसका मतलब है कि रायन यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं आया है। जोएन और मैं दूसरी जगह जाते हैं। जोएन फिर अपना परिचय देती हैं। हेलो, मैं जोएन हूँ, यहाँ की एचआर मैनेजर। तुम अभी अभी आए हो। तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बता देना। समझ गया जोएन। उसके बाद वह मुझे घुमाती हैं, नए कार्यस्थल से परिचित होने में मेरी मदद करती हैं। जोएन हिचकिचाती हैं, फिर पूछती हैं, तुमने विवियन के बारे में क्या सोचा? काफी जिंदा दिल लड़की है। वह भी प्रोग्रामिंग टीम की मेंबर है। उससे ज्यादा बातचीत मत करना। विवियन सचमुच तुम्हारे काम को धीमा कर देगी। समझ गया। जे ओएन अपने सामने खड़े मुस्कुराते हुए युवक को देखती हैं। वह पक्का नहीं कह सकती कि मैं सचमुच समझा या नहीं। जो भी हो, उन्होंने वह कह दिया था जो उन्हें कहना जरूरी। उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं तुम्हें परिचित कराने के लिए तुम्हारे डेस्क पर ले चलती हूँ। स्पेसिफिक्स के लिए कल लीड प्रोग्रामर और सिस्टम्स डिजाइन को फॉलो करना। समझ गया। हम प्रोग्रामिंग टीम 2 के एरिया में पहुंचते हैं। जोएन संक्षेप में मुझे उन टीम मेंबर्स से इंट्रोड्यूस कराती हैं जिन्हें मैं लीड करूंगा। विवियन भी उनमें से एक है। वह असहज होकर अपना सिर नीचा रखती है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आज सुबह जिस व्यक्ति का उसने इंटरव्यू लिया था वह वही नया टीम लीडर होगा जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। अपने खुद के डायरेक्ट बॉस का इंटरव्यू लेना क्या दुस्साहस है। टीम को संक्षेप में जानने के बाद जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जोएन मुझसे मिलने फिर आती हैं। चूंकि तुम्हें अभी अभी लंदन सिटी असाइन किया गया है, पर्सनल साइड पर बहुत कुछ सुलझाना बाकी होगा। तुम जल्दी घर जा सकते हो। कंपनी से निकल रहा हूं। सब कुछ अवास्तविक लगता है। मैंने पूरे दिन एक काम नहीं किया, बस ऑफिस में चक्कर काटा, खाना खाया और क्लॉक आउट कर दिया। नई कंपनी के प्रति मेरा लगाव चरम पर है और नए सहकर्मी भी काफी दिलचस्प हैं, खासकर वह विवियन, काफी जिंदा दिल लड़की। मॉम, मेरा काम खत्म हो गया है। ओ ओके। सोया सॉस ला रहे हो ना? कॉल समाप्त करने के बाद मैं वापस कार में बैठता हूँ और बेला के साथ अपनी चैट खोलता हूँ। आधा दिन बीत चुका है और एक भी मैसेज नहीं। वह क्या कर रही है? यह किस तरह की गर्लफ्रेंड है? मैं बस उसे कॉल करता हूँ। जैसे ही मैं वॉइस कॉल पर टैप करता हूँ वह लगभग तुरंत उठा लेती है तुम क्या कर रही हो? बेला की कोमल आवाज आती है, डरी हुई लेकिन गर्मजोशी से भरी। मैं आपके बारे में सोच रही थी। खाना खा लिया? अभी नहीं, लेकिन मैंने आज सुबह अच्छे से खाया था। गुड गर्ल। तुमने मुझे पूरी सुबह मैसेज क्यों नहीं किया? मैं आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सही कहा ना? बेला रुकती है, फिर जल्दी से जवाब देती है, हाँ मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड को मिस करती हो तो कुछ मैसेजेस उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या फिर बात यह है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करती और हम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सचमुच आपको मिस करती हूँ। मैं शुरू से ही आपको मैसेज करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब करने से डर रही थी।
तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मैं अब से अगर तुम मुझे मिस करो तो मुझे मैसेज करो, यह मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझी? हाँ, समझ गई। डिनर के बाद मैं बेला को वॉक पर आने के लिए कहता हूँ, करीब आने की इच्छा के साथ, और उसकी सोशल एंग्जाइटी कैसी है यह ऑब्जर्व करने के लिए भी। उसके घर पहुंचने से पहले मैं दूर से ही बियला को सड़क के किनारे खड़ा देखता हूँ। मैं तेजी से चलता हूँ। तुम सड़क पर क्यों वेट कर रही हो? क्या मैंने तुमसे नीचे आने से पहले मेरा मैसेज वेट करने को नहीं कहा था? मैं आपको मिस कर रही थी, इसलिए मैं आपको जल्दी देखना चाहती हूँ। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों लगता है कि तुम थोड़ी नासमझ हो? मैं वास्तव में हमेशा से नासमझ रही हूँ। नासमझ होना ठीक है, मुझे नासमझ लड़की पसंद है। अचानक अचंभित होकर बेला का शरीर थोड़ा कांप जाता है। चलो स्कूल के किनारे किनारे चलते हैं। ओके। बियला पीछे चलती है, कुछ देर मेरे बगल में चलती है। मैं एक ड्रिंक शॉप में कदम रखता हूँ। 2 कोकोनट जूस, एक्स्ट्रा कोकोनट जेली। मुझे प्यास नहीं है। मेरे लिए मत खरीदिए, मैं अकेले नहीं पी सकता। हाई स्कूल में हम हर हफ्ते यहाँ आते थे। बेला अपनी आंखें नीची कर लेती है। मुंह के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान की उसे सब कुछ याद है। 2 कोकोनट जूस तैयार। ओनर बैग मुझे थमा देता है। यह देखकर बेला तुरंत कहती है, मैं पे करूंगी। इससे पहले कि उसका हाथ ऊपर आए, मैं एक जूस उसके हाथ में थमा देता हूँ। उस पल में वह कहती है, थैंक यू, मैंने स्कैन करके पे कर दिया है। बेला थोड़ी हैरान दिखती है, सिर झुकाए मेरे बगल में चल रही है। वह जूस को हिचकिचाहट से पकड़ती है, पीने की हिम्मत नहीं करती। भले ही यह सिर्फ एक कप जूस है, लेकिन उसके पैसे ईमानदारी से खर्च होने का यह एहसास भयानक लगता है। वह खुद पे करना ज्यादा पसंद करती। इस तरह वह अपने ऊपर बकाया कुछ कर्ज की भरपाई कर सकती थी, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। सख्त बचत के साथ भी उसके पास केवल 2 महीने का किराया बचा है। उसे किसी तरह उन 2 महीनों को पार करना होगा, अपनी कठिनाइयों पर काबू पाते हुए, एवं आय का कोई जरिया ढूंढना होगा। बेला, क्या हुआ? क्या तुम आजकल कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकती हो? नहीं। तो फिर तुम पी क्यों नहीं रही हो? क्या मैं बस पैसे आपको ट्रांसफर कर दूं? वैसी बात नहीं है। मिस बेला, तुम क्या कर रही हो? बेला समझ नहीं पाती, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि मैं गुस्से में हूँ। घबराकर वह जल्दी से माफी मांगती है। मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज गुस्सा मत होइए। ओ, तो तुम बता सकती हो कि मैं गुस्से में हूँ, तो मुझे बताओ मैं किस बात पर गुस्से में हूँ? अपनी ही दुविधा में फंसी लड़की की तरफ देखते हुए मैं अपना सिर हिलाता हूँ। इतनी दूरी मत बनाओ, हम हमेशा साथ रहेंगे। जब तुम्हारे पास बाद में पैसे होंगे, तो अगर तुम अभी भी चाहती हो, तो मुझे ट्रीट देने के बहुत सारे मौके होंगे। बेला मेरा चेहरा देखती है, उसके दिल में गर्माहट फैल जाती है। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और वह सिर हिलाती है। मैं बाद में ट्रीट दूंगी। मैं हमेशा पीना चाहूंगी। मुझे तो मैड कोकोनट जेली भी मिली। हमारी आंखें मिलती हैं, और किसी तरह हम दोनों बिना किसी वजह के हंस पड़ते हैं। वह खुलकर हंसती है, बिना किसी रोक टोक के। वह शर्माते हुए भी हंसती है, उसकी आंखें उसी से भरी हैं। जब वह हंसते हंसते थक जाती है, तो जूस की एक चुस्की लेती है। कोकोनट जेली स्ट्रॉ से होते हुए उसके मुंह में आ जाती है। वह चबाती है। यह मीठा है। अगले दिन हाथ मुंह धोने के बाद मैं अपने कपड़े ठीक करता हूँ, बाहर जाने के लिए तैयार। जब मैं अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पिता आज कार ले गए। खैर, वह शुरू से ही उन्हीं की कार थी, इसलिए मुझे काम पर जाने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। कॉम्प्लेक्स के बाहर मैं एक शेयर्ड ई बाइक स्कैन करता हूँ। पल भर में मैं कंपनी पहुंच जाता हूँ। बाइक लॉक करते समय अचानक एक जिंदादिल महिला की आवाज आती है। गुड मॉर्निंग रायन, गुड मॉर्निंग रायन। आज आपने गाड़ी नहीं चलाई? मैं शेयर्ड बाइक की तरफ इशारा करता हूँ। क्या ये वही नहीं है? आप बहुत मजाकिया हैं। क्या आपने कल नहीं कहा था कि आप गाड़ी चलाएंगे? आज गाड़ी नहीं चला रहे। क्या आपके घर के पास ट्रैफिक बहुत खराब था? एक जिंदा दिल आवाज, मासूम इशारे। पहली नजर में वह एक मासूम और जिंदा दिल लड़की लगती है, काफी पसंद आने लायक। लेकिन वास्तव में हर कदम सावधानी से कैलकुलेट किया गया है। मैं इसे एक नजर में देख लेता हूँ। सचमुच मासूम लोग ऐसे नहीं होते। यह सोचते हुए बेला की छवि मेरे दिमाग में कौन जाती है। मेरे पास कार नहीं है, वह किसी और की थी। विवियन एक मासूम सी ओ कहती है और दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट हो जाती है। हम बातचीत करते हुए बिल्डिंग में एंटर करते हैं। ऊपर जाने के रास्ते में हमारी मुलाकात एचआर मैनेजर जोएन से होती है। हाय जोएन। हम एक हाइफन दूसरे के पास से गुजरते हैं, और जोएन एक उलझे हुए एक्सप्रेशन के साथ हमारी बातचीत करती आकृतियों को पीछे मुड़कर देखती हैं। वह जिस बात से डर रही थी, आखिरकार वही हो रहा है। रायन युवा है और उसका भविष्य उज्जवल है, और विवियन ऐसे टारगेट को हाथ से नहीं जाने देगी। उन्हें लगता है कि वह मुख्यालय को निराश कर रही हैं। जिस व्यक्ति की देखभाल करने के लिए उन्होंने कहा था, वह विवियन का खिलौना बनने वाला है, और वह कुछ नहीं कर सकती। उन्हें लगता है कि वह मुख्यालय की उम्मीदों पर फेल हो रही हैं। वर्कडे का अधिकांश हिस्सा सुस्त और उबाऊ है। प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में काम के टास्क आगे बढ़ाने के अलावा ज्यादा बातचीत नहीं होती है। विवियन थोड़ी ज्यादा जिंदा दिल है, कभी कभी टीम मेंबर्स को स्नैक्स बांटती है। लंच के दौरान विवियन मेरे ट्रांसफर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है। बेशक मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं टॉपिक को काम की तरफ मोड़ देता हूँ। काम की बात करें तो जो मटेरियल्स वह सबमिट करती है वे ईमानदारी से खराब क्वालिटी के होते हैं। उसके स्किल्स बेहतरीन नहीं है, इसलिए एक बार काम के टॉपिक्स पर आने के बाद वह जल्दी शांत हो जाती है। जल्द ही क्लॉक आउट करने का समय हो जाता है।
लंच ब्रेक के दौरान मैंने घर पर कॉल किया था, कहा था कि मैं डिनर के लिए घर नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार न। मेरे डिनर के लिए घर न जाने की वजह यह है कि मैं बेला के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। कल वह नासमझ लड़की सिर्फ कुछ युआन की कीमत वाले कोकोनट जूस को लेकर तड़प रही थी। उसके फाइनेंशियल हालात मेरी सोच से भी बदतर हो सकते हैं। मैं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना जिन भी छोटे तरीकों से हो सके उसकी मदद करना चाहता था। खाने से शुरुआत करते हुए काम खत्म करने के बाद मैं उसे डायल करता हूँ। बेला, तुम क्या कर रही हो? कपड़े धो रही हूँ। लेट उठाने के लिए सॉरी। कुछ अच्छा हुआ है? तुम खुश लग रही हो। बेला शर्माकर झेम जाती है। बस आपका मुझे कॉल करना ही मुझे खुश कर देता है। मैं खुद को शर्माता हुआ पाकर थोड़ा झेम जाता हूँ। मैं अपना गला साफ करता हूँ और थोड़ा अकड़कर सब्जेक्ट बदलता हूँ। तो क्या तुमने खा लिया? अभी नहीं, परफेक्ट, मैंने भी नहीं खाया। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। चलो साथ में खाते हैं। बेला शांत हो जाती है, जवाब देने में धीमी। मेरी तरफ सिग्नल खराब है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मैं लगभग 15 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। घर पर वेट करो। मेरे पास पैसे नहीं है। आप खुद जाकर खा लीजिए। अचानक अपने पूरे नाम से पुकारे जाने पर भले ही हम आमने सामने नहीं है, बियला अपनी सहज प्रवृत्ति से सीधी हो जाती है। क्या क्या बात है? जब मैं कुछ कहूंगा तो क्या तुम सुनोगी? बेला रुकती है, फिर जल्दी से जवाब देती है, हाँ मैं आपकी बात सुनूंगी। तो फिर सुनो। मेरे साथ डिनर करो, मैं इसे एक धीमी स्थिर आवाज में कहता हूँ। बेला के दिल के तार जोर से खिंच जाते हैं। वह थोड़ी घबराई हुई जवाब देती है, मैं आपकी बात सुनूंगी। फिर जल्दी मिलते हैं। हैंगअप करने के बाद बेला का दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि यह ठीक नहीं लगता। वह काफी समय तक शांत नहीं हो पाती। वह जानती है कि वह एक कमांड था, कोई सवाल नहीं। तो जिसे आप प्यार करते हैं उसके द्वारा कमांड किए जाने पर ऐसा महसूस होता है। बियला और मैं स्कूल के पास ब्रेस्ट पोर्क राइस वाली जगह पर साथ जाते हैं। हाई स्कूल में जब घर पर कोई खाना नहीं बनाता था तो वह मेरे साथ वहीं खाने जाती थी। 2 ब्रेस्ट पोर्क राइस, हर एक के साथ एक फ्राइड एग और एक पोट्टो पैनकेक। आपको मेरे वाले में एक्स्ट्रा चीजें चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ही नहीं थी जिसने मुझसे इसे इस तरह खाने को कहा था? मुझे अभी भी याद है कि तुम इस जगह की तारीफ कैसे करती रहती थी। कहती थी यहाँ का पोटैटो पैनकेक और फ्राइड एग बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। बेला अपनी आंखें नीची कर लेती है। उसके हाथ अनजाने में उसके कपड़ों से खेल रहे हैं। कुछ पीना चाहोगी? नहीं थैंक्स, मुझे प्यास नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ और फ्री एग और कॉलीफ्लावर सूप के 2 बाउल ले आता हूँ। थैंक यू। बेला एक छोटी चुस्की लेती है। मैं वह सारा अजीबपन देख पा रहा हूँ जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही है। यही एक और वजह है कि मैंने इस जगह को चुना। वह यहाँ से परिचित है और यह बहुत अफोर्डेबल है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा कर्जदार महसूस नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सुगंधित ब्रेस्ट पोर्क राइस सर्व किया जाता है। बेला राइस को देखती है, निगलती है और चुपके से मेरी तरफ देखती है। यह देखकर कि मैंने अपनी चॉपर स्टिक्स नहीं उठाई हैं, वह अपनी को छूने की हिम्मत नहीं करती। मैं एक छोटी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता हूँ, अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और पहले खाना शुरू करता हूँ। तभी बेला अपनी चॉपस्टिक्स उठाती है, छोटे छोटे निवाले लेती है। क्या मुझे आपके पोर्क का एक टुकड़ा मिल सकता है? बेशक। मैं उसके खाने के लिए एक टुकड़ा उठाता हूँ, फिर अपने लिए एक टुकड़ा लेता हूँ। किसी तरह भले ही स्वाद वही है, मेरी भावनाएं थोड़ी उलझी हुई हैं। मैं नहीं जानता कि बेला क्या सोच रही है। वह फ्राइड एग मेरे बाउल में रख देती है। मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। आप इसे ले लीजिए। बेला अगला पोटैटो पैनकेक उठाती है, यह वाला भी। मैं मैं जल्दी से उसे रोकता हूँ। अगर तुम मुझे चीजें देती रहोगी तो कोई देखेगा और सोचेगा कि हम खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। भले ही मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रेज फिर भी बेला की आंखें नीची कर देता है। मुझे एहसास होता है कि मैंने गलत बात कह दी है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक गरीब कपल हैं जो हर चीज पर लड़ रहे हैं। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बस खाओ। बेला एक छोटी मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाती है। बाकी का खाना थोड़ा शांत रहता है। खाने के बाद जैसे ही हम शॉप से निकलते हैं, मैं देखता हूँ कि बेला का मूड लो है। मैं सब कुछ साफ करने का फैसला करता हूँ। बेला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति अभी अच्छी नहीं है और तुम कर्जदार महसूस करती हो क्योंकि मैं हमेशा पे करता हूँ। बेला का शरीर थोड़ा काम जाता है। लेकिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हम अपनी क्षमता के भीतर एक कपल हैं। कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना सामान्य है। अगर मैं किसी परेशानी में पड़ जाऊं तो क्या तुम मदद करने से मना कर दोगी? बेशक, मैं आपकी मदद करूंगी। तो फिर जब चीजें तुम्हारे लिए कठिन हो तो मुझे थोड़ी मदद करने दो, ओके? कम से कम मुझे हर दिन तुम्हें खाना खिलाने दो। बेला उलझन में दिखती है। उसकी हिचकिचाहट को देखकर मैं फायदे का फायदा उठाता हूँ। जब तुम मेरे साथ खाती हो तो मुझे खुशी होती है। और अगर मैं कभी किसी परेशानी में पड़ जाऊं तो अपना वादा याद रखना, ओके? फिर यह तय होने के साथ ही हम उसके घर की तरफ चलना जारी रखते हैं। रास्ते में बेला उत्सुकता से पूछती है, आपको मेरे फाइनेंसेज या मेरे विचारों के बारे में कैसे पता चला? दोनों। उसके ईमानदार प्यारे एक्सप्रेशन को देखते हुए मैं धीरे से कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे सब कुछ बता देती हैं। बेला पहली की तरह मेरी तरफ अपना सिर झुकाती है, और भी ज्यादा नासमझ दिखती हुई। मैं बिना समझाए अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराता हूँ, उसे खुद इसका पता लगाने देता हूँ। घर पहुंचने के बाद बेला सबसे पहले अपना डेप्ट लॉग निकालती है और उस नए कर्ज को लिखती है जो वह मुझ पर बकाया है। 13 अगस्त। ब्रेस्ट पोर्क राइस बहुत टेस्टी था।
भविष्य में वह चाहे जिसका भी सामना करे, मैं उसकी मदद करूंगी। सिर्फ उसका कर्ज ही नहीं, बल्कि उसका प्यार भी। मैं उससे प्यार करती हूँ। एक बार जब जिंदगी एक लय में आ जाती है तो दिन एक असेंबली लाइन की तरह हो जाते हैं। हर दिन मैं समय पर उठता हूँ, मेरी मॉम द्वारा बनाया गया ब्रेकफास्ट खाता हूँ, काम पर जाने के लिए शेयर्ड ई बाइक चलाता हूँ, काम के बाद बेला के साथ डिनर करता हूँ और शामें घर पर टीवी देखते हुए और अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हुए बिताता हूँ। पलक झपकते ही थर्सडे आ जाता है। शाम को मेरी मॉम फलों की एक प्लेट लाती हैं। सोफे के पास बैठकर टीवी देखते हुए स्नैक्स खाती हैं। अपनी आंख के कोने से वह अपने बेटे को अपने फोन पर मुस्कुराते हुए देखती हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। वह मुड़ती हैं और पूछती हैं, तुम आजकल डिनर के लिए घर नहीं आ रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस बाहर खा रहा हूँ। यह हर दिन को वर्कर डिनर्स नहीं हो सकता। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसी के साथ खा रहा हूँ। सोफे के दूसरे छोर से उन शब्दों को सुनकर मेरे पिता भी इधर देखते हैं। अपने पेरेंट्स द्वारा एक पल के लिए बारीकी से देखे जाने के बाद मैं माहौल भापने की कोशिश करता हूँ। मॉम, मैं 24 का हूँ। डेटिंग करना कोई क्राइम नहीं है ना? बेशक। तो यह लड़की जिससे तुम मिल रहे हो वह कैसी है? क्या वह लोकल है? उसका स्वभाव बहुत प्यारा है। मेरी मॉम ऐसा दिखती हैं मानो वह और अधिक बातें कहना चाहती हो, दिमाग में बहुत सारे सवाल हों, लेकिन दबाव डालना ठीक नहीं समझती। ऐसा लगता है जैसे कल ही उनका बेटा एक नासमत छोटा बच्चा था। वह इतनी जल्दी डेटिंग की उम्र में कैसे आ गया? तुम बड़े हो गए हो। जब तुम डेट करो तो सावधान रहना। मैं तुम्हारे बिजनेस में बहुत ज्यादा दखल नहीं दूंगी। ओ, सही कहा। जब भी तुम उसे डिनर पर लाने का फैसला करो, मुझे पहले से बता देना। समझ गया। मेरे पेरेंट्स अब थोड़े विचलित होकर टीवी देख रहे हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की मेजबानी कैसे की जाए। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं लगभग हर दिन डिनर के लिए बेला से मिलता हूँ। ऐसा लगता है मानो स्कूल के दिनों में वापस आ गए हों। मैं उसे स्कूल के आस पास की सभी जगहों पर ले जाता हूँ। ब्रेस्ट पोर्क राइस, स्पाइसी स्कीवर्स, स्पाइसी हॉट पॉट। स्टूडेंट के दिनों के सभी स्वाद टेस्टी हैं। गहरे अंदर बेला सिर्फ मेरे साथ खाने में सक्षम होने पर ही सचमुच खुशी महसूस करती है। बस बात यह है कि मैं हमेशा पे करता हूँ और वह कर्जदार महसूस करती है। बेला खुद को याद दिलाती रहती है कि रायन की दयालुता को हल्के में न ले। वह मेरी दयालुता को अपने दिल में मजबूती से रखती है और उसे अपनी छोटी नोटबुक में लिखती है। लेकिन वह अभी भी आदत की ताकत को कम आंकती है। आज दोपहर वह हमेशा की तरह बाहर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। उसे यह अजीब लगता है और पूछने के लिए मैसेज करने का सोचती है, लेकिन चैट विंडो को देखते हुए वह अचानक होश में आती है। अंदर एक सवाल उठता है, मैं क्या पूछने जा रही हूँ? क्या मैं यह पूछने जा रही हूँ कि वह मुझे डिनर ट्रीट देने क्यों नहीं आया? बेला अपने फोन की स्क्रीन को देखती है, भावनाएं उलझी हुई हैं। रायन का मुझे ट्रीट देना उसकी दयालुता है, उसका अधिकार नहीं। मैंने क्यों सोचा कि उसे आना ही था? फोन की स्क्रीन डार्क हो जाती है और उसका चेहरा ग्लास में रिफ्लेक्ट होता है। तुम इस तरह की इंसान कैसे बन गई? बेशर्म। वह जितना ज्यादा देखती है उतना ही उसे गुस्सा आता है। थप्पड़। वह अपना हाथ उठाती है और खुद को थप्पड़ मारती है। जैसे ही थप्पड़ पड़ता है, लगभग उसी पल मैं कॉल करता हूँ। एक वॉइस कॉल आता है। बेला जल्दी से पिक करती है। वह धीरे से कहती है, हेलो रायन, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? समय देखो, नीचे आ जाओ। मैं माफी चाहती हूँ, मैं तुरंत नीचे आती हूँ। कॉल काटने के बाद वह दरवाजे से बाहर भागती है, मेरी तरफ जॉगिंग करते हुए आती है। मानना पड़ेगा, वह जल्दी बाहर आ जाती है। उसे देखकर बिना किसी वजह के मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। मेरे चेहरे पर मुस्कान के साथ मैं अपनी आंखों से उसे करीब आते हुए देखता हूँ। लेकिन करीब आने पर मैं उसके गोरे गाल पर उंगलियों के चमकीले लाल निशान नोटिस करता हूँ। बहुत अजीब जगह पर। मैं कह सकता हूँ कि यह चौंकाने वाला है। मैं अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह पाता। क्या किसी ने तुम्हें मारा? बेला इस सवाल से स्तब्ध है, मुझे खाली नजरों से देख रही है। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाए, मैं अपना हाथ उठाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। बेला हिलती नहीं है, वह नर्वस है, दिल तेजी से धड़क रहा है। वह क्या करने जा रहा है? ओ, सही कहा, हम एक कपल हैं। वह अपना माथा पीटती है और सोचने लगती है कि उसका यह कूल मोमेंट 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। जैसे ही वह इमेजिन कर रही है कि आगे क्या होने वाला है, मैं धीरे से उसका गाल छूता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हें ये निशान कैसे मिले? बेला अपना हाथ उठाती है और अपना गाल रगड़ती है। अचानक याद आता है कि उसने खुद को थप्पड़ मारा था। कितना शर्मनाक, शर्मनाक। वह उसके लिए फिक्रमंद है और यहाँ वह अजीब बातें सोच रही थी। क्या किसी ने तुम्हें बुली किया? मेरे बार बार सवाल करने पर बेला के गाल चमकीले लाल हो जाते हैं। वह एक बिल में घुस जाना चाहती है। बेला को शांत देखकर मैं फिक्रमंद हो जाता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें बुली किया है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। मारना कोई छोटी बात नहीं है। यह मैं थी, मैं खुद पर बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया। यह कहने के बाद उसके पैर की उंगलियां उसके सफेद मोजों के अंदर अजीब तरह से सिकुड़ जाती हैं। एक संक्षिप्त सन्नाटा। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। बेला अपना सिर और नीचा कर लेती है। तुमने खुद को बिल्कुल नहीं रोका। अपना चेहरा उठाओ, मुझे दोबारा देखने दो। बेला अपना चेहरा मेरी तरफ उठाती है, अपने गाल के निशान पूरी तरह दिखाती है। मैं देखने के लिए और करीब झुकता हूँ। तुमने खुद को एक बिट भी नहीं रोका, इतनी भारी हाथ से। इसके बारे में क्या ख्याल है?
अगर तुम कभी दोबारा मारना चाहो तो मुझे करने देना। कम से कम मैं जानता हूँ कि खुद को कैसे रोकना है। मैंने सोचा था कि इससे वह हंसेगी, लेकिन बेला का रिएक्शन थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है मानो मेरी कहीं कोई बात दिल पर लग गई हो। उसकी आंखें कतराने लगती हैं। वह चुपचाप जवाब देती है, ओके ओके क्या? बकवास बातें मत करो। तुम खुद पर गुस्सा होती हो और खुद को मार लेती हो। क्या तुम सचमुच इतनी नासमझ और इतने भारी हाथ वाली हो? क्या दर्द नहीं होता? डांट खाने पर बेला अपना सिर नीचा रखती है। मैं कुछ भी बहुत कठोर नहीं कहता, बस इतना कि उसे याद रहे, अगर मैं बहुत ज्यादा कड़ा हो जाऊंगा तो वह खाने के मूड में नहीं रहेगी और इससे मकसद फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे जारी नहीं रखना चाहता। तुम खुद को मारती हो और इससे मुझे भी दर्द होता है, इसलिए अब ऐसा मत करना। ओके, मैं जानती हूँ आप यह मेरे भले के लिए कह रहे हैं। मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ। अगर मैं कभी दोबारा गड़बड़ करूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बताते रहेंगे। अच्छा है। वह सहमत हो गई। लॉजिक सही है। लेकिन उसने जो कहा वह थोड़ा अजीब क्यों लगा? ऑर्डर करते समय बेला मुझे फॉलो करती है, ओनर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह चुपचाप राहत की सांस लेती है। इस पूरे समय मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बेला की स्थिति अच्छी नहीं है। शायद मुझे उसे एक थेरेपिस्ट को दिखाने ले जाना चाहिए, लेकिन उसकी मौजूदा हालत में उसे किसी डॉक्टर को दिखाने ले जाना रियलिस्टिक नहीं है। इस पर विचार करते हुए मैं तिरछी नज़र से बेल्ला को देखता हूँ। दुकान में आज थोड़ी भीड़ है। उस लड़की का सिर नीचा है और कंधे सिकुड़े हुए हैं। सुरक्षित महसूस करने के लिए वह मेरे जितना करीब हो सकती है उतना सट रही है। बिना किसी शब्द के मैं दीवार के पास एक कोने की जगह ढूंढता हूँ। बाहर खाते समय अगर सिर्फ दो लोग हों तो अधिकांश आमने सामने बैठते हैं, लेकिन बेल्ला और मैं अगल बगल बैठते हैं। बेला दीवार के सहारे बैठती है, मैं बाहर की तरफ बैठता हूँ। जिस पल मैं दीवार और मेरे बीच बैठता हूँ एक छोटा बंद स्पेस बन जाता है। मैं एक दरवाजे की तरह हूँ। एक बार जब मैं बैठ जाता हूँ तो पूरी दुनिया बंद हो जाती है। दूसरों की आंखों में मैं ऐसा लग सकता हूँ मानो मैंने अंदर लड़की को बॉक्स में बंद कर दिया हो, लेकिन बेला की आंखों में मैंने पूरी दुनिया को बंद कर दिया है, उसे एक सुरक्षित और स्वतंत्र स्पेस देते हुए। सिर्फ इसी तरह वह खाने के दौरान मुझसे सामान्य रूप से बातचीत कर सकती है और हंस सकती है, उस आज़ादी के पल का आनंद लेते हुए जो मैं उसे देता हूँ। खाने के बाद हमेशा की तरह हम धीरे धीरे वापस टहलते हैं, इसे एक वॉक की तरह मानते हुए। अपने दिमाग में कुछ लिए हुए बियला मुझसे आधा कदम पीछे चलती है। वह सोचती है कि मैं उसके प्रति बहुत अच्छा हूँ। अब भी उसे लगता है कि यह सिर्फ एक सपना हो सकता है। भले ही यह हो, वह चाहती है कि यह और लंबा चले ताकि वह मेरे साथ और अधिक समय बिता सके। सैटरडे दोपहर, मेरी मॉम द्वारा बनाए गए व्यंजनों से भरी टेबल को देखते हुए। काश बेला भी इन्हें ट्राई कर पाती। मॉम, क्या मैं कुछ खाना पैक कर सकता हूँ? किस लिए पैक करना है? मेरी गर्लफ्रेंड ने भी नहीं खाया है। मुझे उसके लिए ले जाने के लिए और दे दीजिए ताकि उसे खाना न बनाना पड़े। यह सुनकर मेरे पिता अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जो खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। मॉम खड़ी होती हैं और किचन की तरफ बढ़ती हैं। कुछ पैकिंग के बाद अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो मेरे पेरेंट्स ने पूरी टेबल पैक कर दी होती। पैकिंग बंद कीजिए। वह इसे 2 दिनों में भी खत्म नहीं कर पाएगी। जैसे ही मैं खाने के लिए वापस बैठता हूँ, मॉम मुझे तुरंत वापस खड़ा कर देती है। तुम्हारा शेयर भी उसी में है। तुम उसे इंतजार कराने जा रहे हो, जल्दी करो जाओ। वह बैग मेरे हाथ में थमा देती हैं। डैड मुझे कार की चाबियां भी थमा देते हैं। ऊपर से मेरे पेरेंट्स द्वारा मुझे जल्दी मचाए जाने के कारण मैं एक अजीब सी स्थिति में दरवाजे से बाहर धकेल दिया जाता हूँ। अवाक, मैं नीचे जाते समय बेल्ला को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालता हूँ। है क्या तुमने खा लिया बेला? यह सुनकर कि उसने नहीं खाया है, मैं सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करता हूँ और बैग ऊपर ले जाता हूँ। बेला की देखभाल करते हुए खाना अनपैक करता हूँ। मेरी मॉम की कुकिंग सचमुच बहुत अच्छी है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। जैसे ही मैं बात करता हूँ, छोटी टेबल पर 9 व्यंजन फैल जाते हैं जो थोड़े क्राउडेड दिखते हैं। खुशबू शानदार है, पूरे कमरे को भर देती है। मैं उसे चॉपस्टिक्स थमाता हूँ, ट्राई करो। बेला उन्हें लेती है लेकिन आगे कुछ नहीं करती। वह बस चुपचाप मेरे एक्सप्रेशन को देखती है, बेबस महसूस करते हुए। मैं अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ, बिना किसी औपचारिकता के एक बड़ा ड्रमस्टिक उठाता हूँ, एक बड़ा निवाला लेता हूँ। यह कितना अच्छा है इस पर बार बार सिर हिलाता हूँ, उसे ट्राई करने का सिग्नल देते हुए। तभी बेला खाने की हिम्मत करती है, राइस का एक निवाला लेती है। यह मेरी मॉम की स्पेशलिटी है। यह टेस्टी है। मैं खुद सर्व कर सकती हूँ। यह भी अच्छा है। पक्का नहीं कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। बेला छोटे निवाले लेती है, समय समय पर मेरी तरफ देखती है। अभी भी अकड़ी हुई दिखती है। क्या ये ओके है? मेरी मॉम ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। यह सब अच्छा है, मुझे सब कुछ पसंद है। तो फिर और खाओ। अपनी मॉम को हमारे डेटिंग के बारे में बताया था, सही ना? उसके लिए सॉरी। मेरी मॉम ने पूछा था इसलिए मैंने बस उन्हें बता दिया। इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था, क्या आपकी मॉम नामंजूर नहीं करती? नामंजूर करने जैसी क्या बात है? बस मुझ जैसी कोई लड़की, एक प्यारी पर्सनैलिटी के साथ सुंदर। तुम जैसी लड़की में क्या खराबी है? यह सुनकर बेला का दिल कांप उठता है। वह अपनी आंखें उठाती है, यह देखना चाहती है कि क्या मैंने ये बात सिर्फ उसे कंफर्ट करने के लिए कही थी। उसकी नज़रें साफ, ईमानदार आंखों की एक जोड़ी से मिलती हैं। आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। मैं खुद सर्व कर सकती हूँ।
भले ही बेला बार बार ये कहती रहती है, लेकिन मैं उसे नहीं करने देता। मैं उसे सर्व करता रहता हूँ और बेला पेट भरकर खाती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पेरेंट्स और मैंने उम्मीद की थी। दो लोगों के खाने के बाद भी पैक किया हुआ खाना अभी भी बहुत ज़्यादा है। हम केवल आधा ही खा पाते हैं। दोपहर में हमेशा की तरह मैं बेला को डिनर पर ले जाने के लिए उसके घर नीचे आता हूँ। मैं उसे कॉल करता हूँ और वह लगभग तुरंत पिक करती है। हेलो हेलो, कुछ नहीं, डिनर के लिए नीचे आ जाओ। सॉरी, मैं तुरंत नीचे आती हूँ। कॉल खत्म होने के तुरंत बाद नहीं, बेला एंट्रेंस से जॉग करते हुए बाहर आती है। सॉरी, आपको इंतजार कराया रायन। मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ी तेजी ला दी थी, जिससे वह नर्वस हो गई। मैं चुपचाप एक सांस लेता हूँ, शांत होता हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, एक कमांड देते हुए हाथ। बेला समझ जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ मेरे हाथ में दे देती है, मुझे इसे पकड़ने देती है। तुम क्या खाना चाहती हो? जो भी आप चाहें। यह फिर से वही आ गया, वह चिंतित टोन, आज्ञाकारी। निश्चित रूप से, लेकिन किसी तरह यह मुझे इरिटेट करता है। मिस बेला, आप खुद भी कुछ सोच सकती हैं। आप अपने खुद के विचार रख सकती हैं और उन्हें एक्सप्रेस कर सकती हैं। आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करूँगा। तुम इस बात पर क्यों डाउट करती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बेला नहीं जानती कि क्या हो रहा है। मुझे भौहें सिकोड़े देखकर वह अपनी आंखें नीची कर लेती है और थोड़ा कांपने लगती है। बेला बेला, मेरी तरफ देखो। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और कहता हूँ गंभीरता से, बेला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेला कांपती है, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। वह नहीं जानती कि मैं यह अचानक क्यों कह रहा हूँ, लेकिन यह उसकी तरफ से मेरे लिए इन शब्दों को कहने का पहला मौका है। वह शर्माती है। तुम झूठ बोल रही हो। बेला तुरंत घबरा जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं मेरा मतलब है, तुम विश्वास नहीं करती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेला जम जाती है, जुबान बंद। वह नहीं जानती कि वह इस पर विश्वास करती है या नहीं, लेकिन वह सचमुच इस बात से डरती है कि मैं अचानक उसे प्यार करना बंद कर दूं। अपने सामने उस खोई हुई लड़की को देखकर मैं जानता हूं कि मैंने सही जगह निशाना लगाया। ईमानदारी से कहूं तो उसके विचारों का सही अंदाजा लगाने से कोई संतुष्टि नहीं मिलती, बस थोड़ी उदासी होती है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? बेला खाली नजरों से मुझे घूरती है। वह सोचती है कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। बेला, मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन बेला, वह दोपहर शायद लंदन सिटी में शरद ऋतु का सबसे गर्म दिन था। सूरज डूबने से मना कर रहा था, मानो फिर से मध्य गर्मी आ गई हो। हमारे बीच की अधिकांश बातचीत उसे याद नहीं रही। बेला पूरी तरह से एक अजीब से एहसास में थी। खाने के बाद वह नहीं जानती थी कि वह घर कैसे पहुंची। रात में भी वह अभी भी अपने गाल पर किसकी शीतलता और अपने दिल में जलती हुई गर्माहट को हल्के से महसूस कर सकती थी। समय सभी यादों को मिटा सकता है। बेला हमेशा महसूस करती थी कि भले ही एक दिन समय उसकी सभी यादें छीन ले, लेकिन सबसे आखिरी याद जिसे समय मिटाएगा, वह वही दोपहर होगी। वह एक बात जो मैंने उससे कही थी, यह शरद ऋतु है, लेकिन तुम फिर भी मुझे गर्मी का एहसास कराती हो। जैसे ही हमारी आंखें मिली, ये वे शब्द थे जो मैंने उससे कहे थे। मैं नहीं जानता कि तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बेला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे बार बार पूछ सकती हो, हमेशा। संडे दोपहर, हमेशा की तरह मैं शेयर्ड ई बाइक चलाता हूँ, बेला के साथ डेट के लिए बाहर निकलते हुए। बहुत दूर से बेला को सड़क के किनारे खड़ा देखता हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि जब मैं पहुंचूंगा तो मैसेज करूंगा? तुम फिर से सड़क पर क्यों वेट कर रही हो? बेला एक उज्जवल मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखती है, थोड़ी शर्मीली। मैं आपको मिस कर रही थी, मिस बेला। एक यंग लेडी का संकोच कहाँ है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम और नासमझ होती जा रही हो? बेला बुरा नहीं मानती, बस अपना सिर झुकाती है और मुझे देखकर मुस्कुराती है। हाँ, कमांड सुनकर बेला आज्ञाकारी रूप से अपना हाथ मेरी हथेली में रख देती है, मुझे इसे पकड़ने देती है। तुम क्या खाना चाहती हो? यह जानते हुए भी कि पूछना बेकार है, मैं बस प्रक्रिया पूरी करता हूँ। जैसा आप कहें। बिल्कुल अपेक्षित जवाब। पिछले कुछ दिनों में मैं बेला को स्कूल के आसपास की हर दुकान पर ले गया हूँ और अब हम ब्रेस्ट पोर्क राइस वाली जगह से एक नया राउंड शुरू करते हैं। शॉप के एक कोने में हम अगल बगल बैठते हैं, बेला के चेहरे पर इतनी खुशी के साथ खाते हुए देखते हैं। मैं सांस लिए बिना नहीं रह पाता। इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाली नासमझ लड़की। धीरे से कुछ कहने के बाद बेला फ्राइड एग और अधिकांश पोर्क मेरे बाउल में रख देती है। यह आपके लिए है, मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। उसके बाउल में एक पोटैटो पैनकेक है। वह उसकी जिद का आखिरी हिस्सा था, लेकिन मुझे पोटैटो पैनकेक चाहिए। जैसे ही मैं इसे कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वह नासमझ लड़की तड़पने लगती है। फिर खुशी खुशी बेला पोटैटो पैनकेक उठाती है और मेरे बाउल में रख देती है। उसके अपने बाउल में केवल प्लेन राइस और कुछ साइड डिशेज बचे हैं। बेला अपना सिर घुमाती है और मेरी तरफ मुस्कुराती है, कोई अनिच्छा नहीं दिखाती। मैं दोनों पोटैटो पैनकेक्स उसके बाउल में रख देता हूँ। तुम इन्हें खाओ। तुम सिर्फ प्लेन राइस कैसे खा सकती हो? मैं मजाक कर रहा था। साइड डिशेज के साथ यह प्लेन नूडल्स और पानी से पहले ही बहुत बेहतर है। मैं पहले ही संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इस एक बात पर मेरी बात सुनो। ओके। बॉयफ्रेंड शब्द पर बेला अपने दिल में बिना सोचे ऐसा महसूस होता है, मानो किसी पंख की नोक से गुदगुदी की गई हो। कोमल और गुदगुदाने वाला। वह बिना किसी वजह के शर्माती है।
हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगी। हम खाते हैं और बातचीत करते हैं, माहौल गर्म है, हम धीरे धीरे खाते हैं। जब हम शॉप से बाहर आते हैं तो आसमान पहले ही डार्क हो चुका होता है। रात सौम्य है, सितारे बिखरे हुए हैं। लंदन नंबर 2 हाई स्कूल के आस हाइफन पास की सभी स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी हैं, यह जीवंत है। हर नाइट मार्केट स्टॉल के आसपास कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, युवा ऊर्जा से भरे हुए। मैं एक आरामदायक आफ्टर डिनर वॉक के लिए कोकोनट जेली एडेड 2 कोकोनट जूस खरीदता हूँ। हाथ बदलो। बेला नहीं जानती कि किस लिए, लेकिन वह आज्ञाकारी रूप से सुनती है, दूसरे हाथ में स्विच करते हुए। बिल्कुल उसी तरह मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ तो यह उस लिए था। बेला चुपचाप अपनी आंखें नीची कर लेती है, भले ही यह पहली बार नहीं है। इस तरह हाथ पकड़ने के लिए कमांड किया जाना अभी भी उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। हमारे कंधे हल्के से टकराते हैं। हम में से कोई नहीं बोलता, बस चुपचाप चल रहे हैं। बेला को यह एहसास बहुत पसंद है। सन्नाटे में भी माहौल शांतिपूर्ण और आसान है, तनावपूर्ण या अजीब नहीं। अगर वह बिना किसी बातचीत के किसी और के बगल में चलती तो वह सोचती कि यह उसकी गलती है, यह सोचते हुए कि कहीं उसने उन्हें किसी तरह परेशान तो नहीं कर दिया। मौजूदा वह किसी और के बगल में चलने की हिम्मत भी नहीं रखती। उसकी नज़रें धुंधली हो जाती हैं। अचानक डर एक ज्वार की तरह उस पर उमड़ पड़ता है, उसे डुबो देता है, दम घोटने वाला, कमज़ोर करने वाला। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है। अपनी बगल में कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैं धीमा होता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। वह अच्छी तरह जानती है कि क्या हुआ है। वह नहीं जानती कि यह कब शुरू हुआ। शायद यह तब था जब उसके पुराने जॉब्स पर बॉसेस उसे छूने की कोशिश करते रहते थे, या जब बॉसेस की पत्नियां उसे थप्पड़ मारने के बहाने ढूंढती। जब भी बेला दूसरे लोगों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, उसका डर बिना किसी सीमा के बढ़ जाता है। अपने किराए के कमरे में अकेली वह खुद को एक कंबल में लपेट सकती थी और इसे हिलाकर दूर कर सकती थी, लेकिन बाहर मेरे सामने बियला इसे छिपाने की कड़ी कोशिश करती है, नहीं चाहती कि मैं देखूं। भले ही वह कहती है कि कुछ नहीं है, मैं नोटिस करता हूं कि उसके होंठ कांप रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भले ही वह डरी हुई थी, वह ठीक थी। अब अचानक भड़कने के साथ वह नहीं जानती कि क्या करे। क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता कि यह मेरी कल्पना है या नहीं, लेकिन मैं उसकी आंखों में टूटी हुई भीख देखता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि बेला की एंग्जाइटी भड़क रही है। मैं उस पर दबाव नहीं डालता और उसके साथ जाता हूँ। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ। मैं उसे सुरक्षा का कुछ एहसास देने के लिए करीब आना चाहता हूँ, लेकिन उसका आधा कदम पीछे हटना मुझे उस मासूम विचार को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो फिर खुद घर जाओ। मैं बेला की आकृति को धीरे धीरे रात में गायब होते देखता हूँ। स्ट्रीट लाइट उसकी परछाई को लंबा खींच रही है। वहां खड़ा मैं विशेष रूप से अकेला दिखता हूँ। मेरा दिल भावनाओं का एक मिश्रण है, चिंतित भी और दुखी भी। लेकिन मैं जानता हूं कि उसे शांत होने के लिए अभी स्पेस की जरूरत है। घर वापस आकर मैं बिस्तर पर करवटें बदलता हूँ। उसके कांपते होंठ और टूटा हुआ लुक मेरे दिमाग में बार बार कौंता है। क्या तुम घर पहुंच गई हो? थोड़ा आराम कर लो, मैं हमेशा यही हूँ। कुछ मिनटों बाद मेरा फोन जल उठता है। यह बेला का रिप्लाई है। हाँ, मैं घर आ गई हूँ, सॉरी आज मैंने आपको फिक्रमंद किया। उसका मैसेज पढ़कर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। मैं रिप्लाई करता हूँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। कल मिलते हैं, अगली सुबह। धूप पर्दे के गैप से होते हुए कमरे में आती है। मैं जल्दी उठता हूँ, बेला का पसंदीदा ब्रेकफास्ट पिक करता हूँ और उसकी जगह की तरफ बाइक चलाता हूँ। दरवाजे पर खड़ा होकर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और धीरे से नॉक करता हूँ। दरवाजा जल्दी खुलता है। बियला उसके पीछे खड़ी है, उसका चेहरा थोड़ा पीला है, लेकिन उसकी आंखें ब्राइट हैं। मेरे हाथ में ब्रेकफास्ट देखकर वह रुकती है, फिर एक सॉफ्ट मुस्कान बिखेरती है। गुड मॉर्निंग, जब तक यह गर्म है खा लो। थैंक यू। कमरे में कदम रखते हुए मैं टेबल पर एक खुली हुई जर्नल नोटिस करता हूँ। बेला मेरी नज़र नोटिस करती है, कुछ घबराहट में जर्नल बंद करती है और उसे एक दराज में ठूस देती है। जर्नल में लिख रही हो। बेला सिर हिलाती है, कुछ नहीं कहती। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ गंभीरता से, बेल्ला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा दर्द और बहुत सारा डर है। मैं तुमसे इसे बस दूर करने की उम्मीद नहीं करता, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि तुम तुरंत मेरे सामने पूरी तरह खुल जाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, इसमें चाहे जितना भी समय लगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपना समय लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बेला ऊपर देखती है, आंखें लाल है, मुंह खोलती है मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में केवल एक सॉफ्ट हूं कहती है। मैं मुस्कुराता हूं और उसके बाल सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं। इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए, अपना ब्रेकफास्ट खा लो। बेला छोटे निवाले लेकर खाती है। मैं उसके सामने बैठता हूँ, उसे चुपचाप देखता हूँ। धूप उस पर पड़ती है, उसे एक गोल्डन ग्लो में लपेटते हुए। इस पल में मुझे उसके अंदर की वह नाजुक लेकिन मजबूत आत्मा गहराई में दिखाई देती है, जो टुकड़ा टुकड़ा करके सायों से बाहर कदम रखने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूं कि आगे का रास्ता लंबा है। बेला का ठीक होना चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार और धैर्य के साथ एक दिन वह अपने अतीत के सायों को पूरी तरह पीछे छोड़ देगी और सचमुच सूरज की रोशनी को गले लगा लेगी। मौसम आज अच्छा है, चलो वॉक पर चलते हैं। बेला हिचकिचाती है, फिर एक सॉफ्ट सिर हिलाती है। हम एक पार्क के रास्ते पर चलते हैं।
एक हवा का झोंका गुजरता है जिसमें फूलों की खुशबू है। बेला मेरा हाथ कसकर पकड़ती है। वह अभी भी थोड़ी टेंस है, लेकिन कल की तरह डरी हुई नहीं है। मैं उसे समय समय पर मजेदार छोटी चीजें बताता हूँ जिससे वह हंसती है। धीरे धीरे बेला के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखें और अधिक ब्राइट होती जाती हैं। उसकी मुस्कान को देखते हुए मेरा दिल उम्मीद से भर जाता है। मैं जानता हूँ बेला टुकड़ा टुकड़ा करके बेहतर हो रही है, और मैं उसके पूरी तरह ठीक होने तक उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। शाम के समय हम एक पार्क बेंच पर बैठते हैं, सूरज को धीरे धीरे डूबते हुए देखते हैं। बेला मेरे कंधे पर झुकती है और धीरे से कहती है, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। मैं अपना सिर घुमाता हूँ और उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता हूँ। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेला के गाल पिंक हो जाते हैं। वह अपनी नज़रें मेरी आंखों से मिलाते हुए बहादुरी से अपना सिर उठाती है। उसकी नज़रों में खुशी चमक रही है। सूर्यास्त की आखिरी किरणें हम पर पड़ती हैं, हमारी परछाइयों को लंबा खींचती हैं, मानो एक ऐसे भविष्य का वादा कर रही हों जो लंबा और खुशियों से भरा हो। मैं जानता हूँ बेला अभी भी अंदर जख्म समेटे हुए है, लेकिन मैं उसके ठीक होने तक हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है।